प्रस्तावना। दानव राजाओं का शिखर सम्मेलन। ये एक विशाल शानदार ढंग से बनाया गया कमरा था, जिसका फर्श एक शानदार कालीन से ढका हुआ था, जिसे बुनने में कारीगरों की एक टीम को कई साल लगे होंगे। बीच में रखी मेज एक खुशबूदार पेड़ की लकड़ी से बनी थी, जिससे एक सुखद जंगल जैसी खुशबू आ रही थी। ये बड़ी, गोल थी और इसमें आराम से 1 दर्जन या उससे ज्यादा लोग बैठ सकते थे। लेकिन कमरे के आकार के बावजूद इसके चारों ओर सिर्फ 3 कुर्सियां रखी थीं। वे सभी बेशक बहुत शानदार थीं, ऐसी जिन्हें ऊंचे दर्जे के रईसों को भी हासिल करने में मुश्किल होती। एक दीवार पर एक काल्पनिक दृश्य की पेंटिंग थी, लेकिन क्या ये सच में एक पेंटिंग थी? उस पर बनी दूसरी दुनिया के जीवों की सुंदर सोची समझी कलाकृति ऐसी थी कि ऐसा लगता था जैसे वे समय समय पर अपनी मुद्राओं में थोड़ा हिलते डुलती थे। ऐसा लगता था जैसे वे किसी भी पल दीवार से बाहर निकलकर इस दुनिया में आ सकते हैं। जो समझ में आता था, ये सब बिस्मार्क का काम था, जो दानव राजाओं के कब्जे वाले राज्यों के महान कलाकारों में से एक था। वो तथाकथित कलाकृतियां बनाने में माहिर था, ऐसी दृश्य उत्कृष्ट कृतियां जो इतनी यथार्थवादी थीं कि ऐसा लगता था जैसे उसके ब्रश ने सचमुच इन पौराणिक जानवरों को दीवार पर जीवित अवस्था में फंसा दिया हो। इस कमरे में सजी चीज़ों में से एक भी बेचने पर कोई भी व्यक्ति 1 दशक या उससे ज़्यादा समय तक रईसों की तरह रह सकता था। हर चीज़ में ऐसी ही गुणवत्ता भरी हुई थी जो कमरे में आने वाले किसी भी व्यक्ति को अभिभूत करने के लिए काफ़ी थी। लेकिन ऐसा होने पर भी इस जगह आने वाले लोग पैसे की ताकत जानते थे। उनके पास इतना पैसा था कि वे अपनी पसंद का कोई भी ऊंचे दर्जे का जादुई हथियार खरीद सकते थे या देश के सबसे अच्छे भाड़े के सैनिकों को काम पर लगा सकते थे। वे अपनी संपत्ति पर गर्व करते थे और इस तरह का कमरा मेहमान को प्रभावित करने के लिए कम और अपने मेज़बान की इच्छा का विरोध करने की किसी भी इच्छा को खत्म करने के लिए ज़्यादा था। यही इस कमरे की भूमिका थी, लेकिन कुछ ही पलों में इस जगह इकट्ठा होने वाले मेहमान ऐसे नहीं थे जो धन के ऐसे सार्वजनिक प्रदर्शनों से घबरा जाएं। ये कमरा एक सुंदर आदमी का था। वो पतला दुबला पतला था और उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता झलकती थी। साथ ही ये भी लगता था कि वो काफ़ी तनाव में रहता है। फिर भी दानव राजा क्लेमेन में इतनी इच्छा शक्ति थी कि वो लगभग किसी से भी अपने आदेश मनवा सकता था। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर चारों ओर नज़र दौड़ाई और दी गई कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। टेबल पर एक मास्क रखा था जिस पर मुस्कान बनी हुई थी। उसने उसे उठाया, प्यार से उस पर हाथ फेरा और सावधानी से उसे जेब में रख लिया। उसकी हर हरकत से पता चलता था कि वो अपनी जिंदगी के सभी पहलुओं को कितने तरीके से करता है। उसे पता था कि उसके मेहमान जल्द ही आने वाले हैं। डेमन लॉर्ड्स, उसी रैंक के जैसे वो खुद था, और क्लेमेन का आज का मकसद इन मनमौजी बिगड़ैल जीवों को काबू में करना था। उन्हें इतना मज़ेदार समय देना था कि वे उसके पूरे कंट्रोल में आ जाएं। उसने इस मौके के लिए एक शानदार दिखने वाला सफ़ेद ड्रेस सूट चुना था और अब वो अपनी जेब घड़ी में समय देख रहा था। जैसे ही उसने सोचा कि तय समय करीब आ गया है, उसे अचानक एहसास हुआ कि कोई दूसरी सीट पर बैठा है। यो क्लेमेन, गेलमुट तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है। उसने अपने पैर क्रॉस कर रखे थे और वो आराम से अपने बड़े मजबूत शरीर को सीट पर टिकाकर क्लेमेन से बात कर रहा था, लेकिन उसकी हर हरकत क्लेमेन की तरह ही लचीली और शानदार थी। ये कोई मांसपेशियों वाला बेवकूफ़ नहीं था, बल्कि वो एक लड़ाई में माहिर मिलिट्री हीरो जैसा लग रहा था। उसका अपना फॉर्मल पहनावा थोड़ा पुराना लग रहा था, लेकिन इससे वो बिल्कुल भी गंदा नहीं लग रहा था, बल्कि इसने उसके जंगलीपन को और उभारा, जिससे ऐसा माहौल बन गया कि कोई उसके पास जाने से थोड़ा हिचकिचाए। उसकी बात करने का बेढंगा तरीका इसके साथ मेल नहीं खाता था, लेकिन इससे वो आदमी और भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। इस बीच उसके अच्छे से रखे हुए छोटे सुनहरे बाल उसके चेहरे के मर्दाना आकार के साथ एकदम सही लग रहे थे। उसकी तेज बाज जैसी आंखें क्लेमेन को घूर रही थी। वो बहुत ध्यान से देख रहा था, शायद अपने साथी डेमन लॉर्ड पर अविश्वास के कारण। कैरोलिन, क्या तुम जल्दी आ गए? हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पहले आओगे। कैरोलिन नाम के आदमी ने कंधे उचकाए। अब उस तरह के बर्ताव की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है हमारी छोटी लेडी अपनी तैयारियों में बिजी होगी, वो मुस्कुराते हुए बोला। कैरोलिन सच में एक डेमन लॉर्ड था। शायद उसे अक्सर बीस्ट मास्टर कहा जाता था, क्योंकि वो लाइकनथ्रोप जाति का राजा और नेता था। है लेडी अब, है ना? हाँ शायद। लेकिन अभी उसके बारे में और बात ना करें तो बेहतर होगा। आखिरकार वो लोगों के बारे में बुरा भला कहने पर काफ़ी सेंसिटिव है, हैं? दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्की सी हंसी एक्सचेंज की। जैसे ही वे रुके, चेंबर का दरवाज़ा अचानक खुल गया।
एक सुंदर युवा औरत वहां खड़ी थी। उसने एक पल के लिए कमरे में चारों ओर देखा, फिर उसे एहसास हुआ कि वहां सिर्फ क्लेमन और कैरोलिन थे। क्या तुम लोग अभी मेरे बारे में अफवाहें फैला रहे थे? वो जवान थी, बहुत जवान, इस तरह की समिट में हिस्सा लेने वाले किसी के लिए अजीब तरह से जवान, शायद 14 या 15 साल की। और हालांकि उसके जैसे जादू से पैदा हुए लोगों के लिए दिखावा अक्सर धोखा देने वाला होता था, लेकिन वो बुरी तरह से बेमेल लग रही थी। वहां उसके दाहिने कंधे पर एक ब्रेस था जिसका आकार कुछ कुछ ड्रैगन के पंजे जैसा था, लेकिन ठीक ठीक उस पर नहीं, बल्कि वो असल में हवा में तैर रहा था, जिससे उसके और उसके शरीर के बीच थोड़ा सा गैप रह गया था। उस शरीर पर ज्यादातर कपड़े नहीं थे, बस एक लंगड़ी और पतले कपड़े के अंडरवेयर थे। साथ में एक चेस्ट पीस था जो अभी भी डेवलप हो रहे ब्रेस्ट के हल्के से निशान को ढक रहा था। चाहे वो मूवमेंट की आसानी के लिए हो या किसी और मकसद के लिए, उससे उतनी ही स्किन दिख रही थी जितनी एक आम स्विमिंग सूट में होती है। उसकी बड़ी मजबूत इरादों वाली आंखें नीली चमक रही थी, भले ही उनमें बची हुई कच्ची जवानी भी दिख रही थी। उनकी ताकत ने बाकी दोनों को साबित कर दिया कि ये कोई ऐसी औरत नहीं थी जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। उसके प्लैटिनम गुलाबी बाल सिर के दोनों तरफ 2 लहराती चोटियों में बंधे थे और उसके चेहरे पर एक बोल्ड हावी मुस्कान थी। अपनी छोटी सी छाती को बाहर की ओर निकालते हुए उसने उन डेमन लॉर्ड्स को घूरा जिनके साथ वो कमरा शेयर करती थी। यो मिलिन, कैरोलिन ने जोर से हंसते हुए कहा। नहीं, कोई अफवाह नहीं। तुम अक्सर इन चीजों में इतने टाइम के पाबंद होते हो, बस हमें तुम्हारी फिक्र थी। बिल्कुल मिलिम, क्लेमन ने चाय का कप अपने होठों तक लाते हुए कहा। बेशक मैं खुद कभी तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगा। वे दोनों उसके इतने आदी हो चुके थे कि वे जानते थे कि बिना सोचे समझे बहाने बनाना बेकार है, इससे मिलिम और भी चिढ़ जाएगी। इसके बजाय उन्होंने अपने तरीके को थोड़ा ढीला छोड़ने की पूरी कोशिश की, ये पक्का करने की कि वे उसे और ना उकसाएं। दोनों उसे लेकर एक दूसरे के साथ थोड़े नर्वस थे, और नर्वसनेस ही साफ तौर पर थी। इसका एक कारण था, अपने लुक्स के बावजूद मिलिम ताकतवर थी। ये प्यारी युवा डेमन लॉर्ड मिलिम नावा ड्रैगनॉइड रेस की मेंबर थी, जिसका सिंपल लेकिन असरदार निकनेम डिस्ट्रॉयर था। गुस्से से सूंघते हुए उसने कैरोलिन को फिर क्लेमन को गंदी नजर से देखा। ठीक है, ऐसा ही हो। जब किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो वो बुड़बुड़ाई। अगले ही पल वो कमरे में टहल रही थी और उसके पीछे कोई और था, एक हार्पी, बड़े चील जैसे पंखों वाली। ठीक है मिलिम, क्लेमन ने भौहें नीचे करते हुए कहा। मुझे लगता है मैंने ये साफ कर दिया है कि यहाँ डेमन लॉर्ड्स के अलावा किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। मुझे डर है कि मैं तुम्हें अपने अटेंडेंट को अपने साथ अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दे सकता। तुम्हारे लिए भी कुछ नियम है जिनका पालन करना होगा। तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा क्लेमन, उदास जवाब आया। मैं मिलिम का अटेंडेंट नहीं हूँ। मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें एक डेमन लॉर्ड चाहिए तो तुम्हारे पास एक डेमन लॉर्ड है। हार्पी मजबूती से खड़ी रही, अपने सामने मौजूद ताकतवर जीवों से बिल्कुल भी नहीं डरी। वो एक सुंदर औरत लगती थी, लेकिन उसके आसपास कोई भी तुरंत उसकी अजीब सी ऑरा जो हर समय निकलती थी उसे पहचान लेता था। आखिरकार वो खुद एक डेमन लॉर्ड थी। वाह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फ्रे द स्काई क्वीन, हार्पी रेस की राष्ट्रिका। क्लेमन, कैरोलिन और मिलिम की तरह वो भी उन ताकत के पिलर में से एक थी जिसने पूरी दुनिया को सहारा दिया जिसमें वे रहते थे। हेलो कैरोलिन, और हाँ, तुम सही हो, मैंने बिजी होने की वजह से इनविटेशन ठुकरा दिया था। लेकिन मिलिम, वेल, तुम जानती हो। हा, ओह, बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो किसी बात को लेकर बहुत मूडी और चिड़चिड़ी हो रही थी, इसलिए मैं उसे गुस्सा निकालने के लिए ले आया। तुम नहीं? क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है क्लेमन? नहीं, अगर ऐसा है तो नहीं। ये वही मिलिम थी जिसे क्लेमन जानता था, जो हमेशा अपनी इच्छाओं को दूसरों पर थोपती थी, लेकिन खुलेआम उसका विरोध करने का कोई कारण नहीं था। असल में उसके अंदर का आशावादी इंसान इसे एक अच्छी बात मान रहा था। एक बार जब वो सबको बता देगा कि गेलमोट के साथ उसकी कोशिशें पूरी तरह नाकाम रहीं, तो उसे यकीन था कि मिलिम अचानक थोड़ी कम खुश हो जाएगी। जब उसे ये बम फोड़ना होगा तो फ्रे को थोड़ी मदद करनी चाहिए। तो क्लेमन ने एक नई रणनीति बनाना शुरू किया। तो क्या हम फ्रे के लिए एक और कुर्सी मंगवा सकते हैं प्लीज? क्लेमन ने मिलिम के आदेश पर सिर हिलाया। उंगली के एक इशारे से जहां पहले कोई कुर्सी नहीं थी वहां एक कुर्सी आ गई, जो अपने आसपास की चीजों से एकदम मेल खाती थी, जैसे कि वो हमेशा से वहीं थी और सबने बस उस पर ध्यान नहीं दिया। मिलिम और फ्रे दोनों अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। उन्हें इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। मेज के चारों ओर 4 डेमन लॉर्ड्स इकट्ठा थे। अब क्लेमन, खुद मैरियोनेट मास्टर की बारी थी कि वो अपनी ताकत दिखाए। उसे लोगों को कंट्रोल करने का हुनर था, उनसे जो चाहे करवा सकता था, और अब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जब उसने बोलना शुरू किया।
डेमन लॉर्ड्स की मीटिंग शुरू हो गई थी। क्लेमेन ने घटनाओं का सीधा और साफ साफ ब्यौरा देने का फैसला किया। गेलमुड मर चुका था, किसी ने उसे मार दिया था और उसकी योजना फेल हो गई थी। उस कमीने को चीजें अपनी सुरक्षा के लिए बहुत जल्दी चाहिए थी, है ना? कैरोलिन ने कहा। भले ही वेल्डोरा चला गया हो, क्या सच में इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत थी? ये तुम कह सकते हो कैरोलिन, लेकिन वेल्डोरा जंगल का सबसे बड़ा शासक जब रास्ते से हट गया था तो जल्द या बाद में तबाही तो होनी ही थी। अगर एक होनहार नए पौधे को जमीन से उखाड़ा जाना तय था तो क्या हम सबके लिए ये ज्यादा संतोषजनक नहीं होता अगर हम ही उस किस्मत को कंट्रोल करते? ये बात उस बड़े आदमी को समझ में आई। जंगल को अपना घर कहने वाली सभी अलग अलग प्रभावशाली जातियों के साथ इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उनके अपने प्यादे मैच जीतेंगे। वे ये भी जानते थे कि एक और क्लॉड को कंट्रोल करने से उन्हें जीत की सबसे बड़ी संभावना मिलेगी। हालांकि उनमें से एक और ज्यादा शक कर रहा था। क्या? तो फिर और क्लॉड को अगला डेमन लॉर्ड बनाने का क्या हुआ? मैं ये कह रहा हूँ मिलिम कि हम इस मामले में फिर से शुरुआत कर रहे हैं। हमें और क्लॉड को कंट्रोल करने के लिए गेलमुड की जरूरत थी और अब वो मर चुका है। इस रणनीति को छोड़ने से क्लेमन को भी उतना ही गहरा दुख हुआ, लेकिन जब तक किसी को उसके और गेलमुड के बीच के कनेक्शन के बारे में पता नहीं चलता तब तक उसे बाद में इसके बारे में कभी पता नहीं चलेगा। इस समय और क्लॉड या मैजिक बॉन जो भी बच गया था, उसे संभालने की एक नई योजना बनाने का विचार उसे कहीं ज्यादा दिलचस्प लग रहा था। और अगर वो दूसरे डेमन लॉर्ड्स को इसमें दिलचस्पी दिला पाता तो वो इसका इस्तेमाल करके अपने हाथ में 1 या 2 और असरदार कार्ड जोड़ सकता था। कैरोलिन चुपचाप बैठा आंखें बंद करके सुन रहा था। क्लेमन जानता था कि उसकी अपनी राय जरूर होगी, लेकिन वो साफ तौर पर अंतिम फैसला लेने से पहले पूरी कहानी सुनने के लिए तैयार था। वो इन मामलों में गुस्सैल मिलिम की तरह कहीं ज्यादा सावधान था, और ये पता चला कि वो कहीं ज्यादा समझदार था। लेकिन ये तो बहुत बोरिंग है, और मुझे लगा था कि जल्द ही हमारे पास खेलने के लिए एक नया खिलौना होगा। और याद है वो सब शेखी जो उस निकम्मे गेलमुड ने एक बार हमें दिखाई थी? कितनी बुरी बात है कि वो इतना बड़ा बेवकूफ निकला, है ना? अब मिलिम, इतने गुस्से की जरूरत नहीं है। क्लेमेन ने अभी अपनी कहानी खत्म नहीं की है। जब तक वो खत्म न कर ले तब तक इंतजार क्यों नहीं करती, इससे पहले कि तुम उस पर चिल्लाओ? जैसा कि क्लेमेन ने उम्मीद की थी, बुरी खबर मिलिम को उस पर गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। उसे उम्मीद थी कि अब उसे शांत करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फ्रे इसमें अच्छा काम कर रही थी। ये एक राहत की बात थी। भगवान का शुक्र है कि वो फ्रे को अपने साथ लाई, उसने सोचा, पूरे समय हल्की मुस्कान बनाए रखते हुए। और उसका यही मतलब था। जैसा कि उसके डिस्ट्रॉयर निकनेम से पता चलता है, एक बार जब मिलिम विंसा पर उतर आती थी तो उसे रोकना मुश्किल था। इसके जवाब में क्लेमन को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती, और उस समय तक इन डेमन लॉर्ड्स को बिना लड़ाई के काबू करने का उसका कोई भी सपना खत्म हो जाता। मिलिम का व्यवहार कम से कम अनुमान लगाने योग्य था, जिसका मतलब था कि वो उसे कंट्रोल कर सकता था। लेकिन क्लेमन के लिए वो एक 2-धारी तलवार थी। अगर उसे गलत दिशा में ले जाया जाता तो उसे पता था कि उसे इसके बुरे नतीजे भुगतने पड़ते। कम से कम मिलिम का फ्रे के रूप में अपना शांत करने वाला साथी लाना उसके लिए चीजों को बहुत आसान कर देगा। साथ ही न सिर्फ इस ऑपरेशन में उसका कोई हाथ या पंख नहीं था, बल्कि उसे इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। ये जरूरी था। कोई भी दूसरा डेमन लॉर्ड प्लान की शुरुआत से लेकर आखिर तक की पूरी जानकारी मांगता। इस बीच फ्रे कहीं ज्यादा सहयोगी थी। मिलिम, मेरे ख्याल से फ्रे सही कह रही है, पहले इन्हें देखो। उसने 4 गोल्ड क्रिस्टल निकाले। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी जल रही थी। उसके होठों पर मुस्कान आ गई, ये सोचकर कि ये उसके साथी डेमन लॉर्ड्स को कितना हैरान कर देगा। फिर उसने चारों गोलों में तस्वीरें दिखाईं और ऐसा करते हुए उनकी प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देखा। जैसा उसने सोचा था, वे सब जो देख रहे थे उससे मंत्रमुग्ध हो गए। खासकर आखिरी क्रिस्टल जो गेलमुड का नजरिया दिखा रहा था, उसने उनका पूरा ध्यान खींच लिया। बहुत बढ़िया गेलमुड, हमारे लिए ये फैंसी चीजें छोड़कर, मिलिम ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। तस्वीरों से ऑक लॉर्ड के अंतिम अंजाम के बारे में कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से वे अचानक बंद हो गईं, उससे उन सबको समझ आ गया कि गेलमुड अब नहीं रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि गेलमुड ने गड़बड़ की और खुद को मरवा लिया, जैसा तुमने कहा था। लेकिन तुमने जानबूझकर हमें इन मैजिक बॉन्ड के बारे में नहीं बताया, है ना? कैरोलिन ने क्लेमेन की बात पर सिर हिलाया। दिलचस्प है ना? और गेलमुड के मरने के बाद ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा। लेकिन मैजिक बॉन्ड जातियों के इतने ऊंचे लेवल के सदस्यों के एक जगह होने से मुझे लगता है कि ये कहना सही होगा कि और क्लॉड को भी अपना मुकाबला मिल गया। हालांकि फ्रे ने बीच में टोका, अगर वो बच गया तो वो पूरी तरह से एक डेमन लॉर्ड बन गया होगा, है ना? उसने उसके मुंह से शब्द छीन लिए थे। क्लेमन जानता था कि उसे प्लान के बारे में पता नहीं हो सकता, लेकिन वो इतनी समझदार थी कि ज्यादातर अंदाजा लगा सकती थी।
शाबाश फ्रे, मुझे तुम्हारे आसपास सावधान रहना होगा, इन दो बेवकूफ योद्धाओं की तरह नहीं। उसने फ्रे को ध्यान से देखा, थोड़ा आंखें सिकोड़कर। वो दूर दूर और बेअसर लग रही थी, लेकिन वो एक क्रिस्टल गोले में देख रही थी, जैसे कुछ सोच रही हो। वो नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा था, लेकिन ये साफ था कि मिलिम के उसे साथ ले जाने पर मजबूर करने पर अब वो नाराज नहीं थी। ये एक खतरा है, लेकिन फ्रे ऐसा लग रहा है कि उसे अपनी ही कुछ परेशानियां हैं जिन पर उसे सोचना है। वो कुछ देर पहले पूरी तरह से बेपरवाह लग रही थी, लेकिन अब फ्रे उसे दिलचस्प लगने लगी थी। जहां तक उसकी पोजीशन की बात थी, क्लेमेन सही था। वो मैदान में लड़ने वाले फाइटर से ज्यादा एक टैक्टिकल लीडर थी। उसे कंट्रोल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। वो इतनी स्मार्ट थी कि उसे इतनी आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता था। लेकिन अगर जो भी उसे परेशान कर रहा था उसका इस्तेमाल करके उसकी किसी कमजोरी का फायदा उठाया जा सके, उसके दिमाग में चुपचाप एक नई और खतरनाक योजना बन रही थी। तो अब क्या? तुम चाहते हो कि हम में से कोई नीचे जाकर देखे? हा, पहले आओ पहले पाओ, है ना? पहले आओ पहले पाओ किस लिए मिलिम? मैजिक बॉन्ड के साथ क्या करना है ये पहले तय करना था। उसने अपने विचार दूसरी तरफ मोड़ दिए। मुझे शक है कि तुम सिर्फ सीन देखकर संतुष्ट हो जाओगी। सब लोग थोड़ी देर शांत हो जाओ। हम जूरा के जंगल से निपट रहे हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहां जाना सख्त मना है। ओ, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं है कि हम वहां सच में कुछ कर रहे हैं। तुम बस वहां जाकर उन मैजिक बॉन्ड को देखना चाहते हो जो हमारी टीम में शामिल होने के लिए काफी अच्छे दिखते हैं। हालांकि कौन कह सकता है कि मना करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ किस तरह की बुरी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। हा, इसमें कोई जल्दी नहीं कैरोलिन। अगर मैंने तुम सबसे जो सुना है वो सच है, तो तुम्हारा मकसद एक नया डेमन लॉर्ड बनाना था जिसे तुम एक वफादार मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर सको। और अगर तुम इसमें एक बार फेल हो गए हो तो क्यों ना उन मैजिक बॉन्ड में से किसी एक को डेमन लॉर्ड मान लिया जाए और उसे हमारी सेवा में लगा दिया जाए। वाह फ्रे, तुमने हमारी पूरी स्कीम समझ ली। उसने क्लेमेन और उसके साथियों की योजना के मूल को उजागर कर दिया था। एक ऐसा डेमन लॉर्ड पैदा करना जो उनके हाथों की कठपुतली हो, और मिलिम जाकर इसे मान भी गई। अब फ्रे सोचेगी कि वो सही है, और ये ठीक है। ये अभी भी क्लेमेन की उम्मीद के दायरे में था। अगर फ्रे आज की समिट का हिस्सा थी तो उसने पहले ही मान लिया था। ऐसा होगा ही। चीजों को छिपाने का कोई मतलब नहीं था अगर मिलिम पूरी तरह से चालाकी करने में नाकाम थी। लेकिन हमें जांच करने की जरूरत है। हाँ, उसने हिम्मत करके कहा। कैरीलॉन के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वे हमारे साथ सहयोग करेंगे। हालांकि अगर और क्लॉड जीत गया तो हो सकता है कि अब जब उसके पिता गेलमुड चले गए हैं तो वो बेकाबू होकर तबाही मचा रहा हो। वो चाहता था कि दूसरे डेमन लॉर्ड्स उसके तैयार होने से पहले वहां ना जाएं। अब उसने उन्हें इस बारे में सोचते हुए देखा। जांच करना जरूरी लग रहा था। चाहे वो और क्लॉड हो या दूसरा जादू से पैदा हुआ प्राणी, जो भी लड़ाई जीतेगा वो अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। ये अच्छा होता अगर डेमन लॉर्ड्स उनसे वफादारी की कसम खिलवा पाते, लेकिन किसी गलत इशारे से उस मौके को खोना तो सवाल ही नहीं उठता था। उन्हें ये मानकर चलना था कि कम से कम डेमन लॉर्ड के लेवल की ताकत वाला कोई प्राणी अब पैदा हो गया है। अगर उन्हें ऐसा बोर्ड सेट करना था जिससे ये पक्का हो कि वे ही हावी रहेंगे, तो ये उनके लिए भी बहुत मुश्किल काम था। इससे उन्हें ज़मीन के दूसरे शैतानी शासकों पर बढ़त मिल जाती, लेकिन उन्हें इसके बड़े नतीजों के बारे में भी सोचना था अगर ये काम नहीं करता। और अगर लड़ाई में जो भी बचता वो खुद को डेमन लॉर्ड कहने का फैसला करता, तो उसे छोड़कर उस गुस्ताखी की सज़ा देने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन अभी उसका समय नहीं था। चारों डेमन लॉर्ड्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, एक दूसरे के मन की बात समझने की कोशिश करते हुए। कैरिलॉन बीस्ट मास्टर को इस बारे में अच्छा लग रहा था। उसने कई सदियों तक लाइकैंथ्रोप जाति पर राज किया था, कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी थीं जो उसके लिए काफ़ी अच्छी रहीं, जिससे वो अपना प्रभाव बढ़ा सका। उस प्रदर्शन ने उसे प्यारे दिवंगत अकर्सिड लॉर्ड और डेमन लॉर्ड मिलिम का समर्थन दिलाया, जिससे उसे डेमन लॉर्ड के पद पर प्रमोशन मिला। लियोन, जिसने उस अकर्सिड लॉर्ड को हराया था, उसे निश्चित रूप से इस बारे में कुछ आपत्तियां थीं, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि उसे इस नियुक्ति पर कोई गुस्सा या नफरत थी। यहाँ सिर्फ सबसे योग्य का ही जीवित रहना पक्का नियम था, और ये अभी अभी एक बार फिर लागू हुआ था। लियोन को विरोध करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके अलावा लियोन खुद भी काफी मजबूत था। अपना मौजूदा पद पाने के बाद भी उसने अपने कौशल को निखारना कभी बंद नहीं किया था। कैरिलॉन समझ गया था कि लियोन के पास भी कई नए और शक्तिशाली सहयोगी थे। इस लेवल पर नया होने के बावजूद इस हाल ही में बने डेमन लॉर्ड की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। कैरिलॉन को ताकत और ताकतवर लोगों का शौक था, इसीलिए उसने इतनी आसानी से लियोन को स्वीकार कर लिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जब लियोन ज्यादा से ज्यादा ताकत जमा कर रहा था तो वो चुपचाप बैठा रहा। एक डेमन लॉर्ड के तौर पर उसे खुद के लिए काफी सप्लाई बनाए रखने की जिम्मेदारी महसूस हुई, इतनी कि उसे किसी और के सामने झुकना न पड़े।
इतनी कि वो अपने कंट्रोल वाले राज्य की रक्षा कर सके और जो भी उसका विरोध करने की हिम्मत करे उसे खत्म कर सके। ये उसकी अपनी स्थिति को लेकर घबराए होने से ज्यादा अपनी ताकत बढ़ाने की अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति का पालन करने के बारे में था। लेकिन नतीजा वही था, इसने उसे एक ऐसी ताकत बना दिया जिससे निपटना मुश्किल था, एक ऐसा जो लगातार ज्यादा ताकत हासिल करने की कोशिश करता रहता था। जो उसके पास अभी था उससे कभी संतुष्ट नहीं होता था। और अब कैरेलॉन के सामने एक बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव रखा गया था। उसने क्लेमेन के समिट का न्योता स्वीकार कर लिया था, ये सोचकर कि ये कुछ समय बिताने का एक अच्छा तरीका होगा। मिली भगत से काम करने वाले 3 डेमन लॉर्ड्स जब चाहे एक नए डेमन लॉर्ड को सर्टिफाई कर सकते थे, और अगर ये नया लॉर्ड उनके सभी आदेश मानने को तैयार होता तो उन्हें किसी भी दूसरे डेमन लॉर्ड पर निर्णायक फायदा मिल जाता। इसलिए कैरेलॉन क्लेमैन के मार्गदर्शन के साथ चलने को पूरी तरह से तैयार था। इसके कई कारण थे, लेकिन मुख्य कारण ये था कि ऐसा कोई नियम नहीं था कि डेमन लॉर्ड्स को दोस्त होना चाहिए। उनके बीच हमेशा झगड़े होते थे और सभी जानते थे कि क्लेमैन और लियोन के बीच दुश्मनी बहुत गहरी थी। ये तय था कि वे लगातार एक दूसरे को नीचा दिखाने की साजिश करते रहते थे, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कोई पीछे ना छूटे। उनके सार्वजनिक चेहरे एक बात थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे लगातार एक दूसरे की हरकतों पर नजर रखने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह कैरेलॉन को यकीन था कि क्लेमैन के धोखा देने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या वो उस पर भरोसा कर सकता था, ये दूसरी बात थी, लेकिन सामान्य भलाई के लिए एक दूसरे को इस्तेमाल करने के मामले में उसे लगा कि उनके बीच एक अच्छा लेन देन चल रहा है। क्लेमैन इतना बेवकूफ नहीं था कि एक सहयोगी डेमन लॉर्ड पर हाथ डाले, और यही बात कैरेलॉन के बारे में भी कही जा सकती थी। जहां तक चेंबर में बाकी 2 लोगों की बात थी, कैरेलॉन को वहां ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं थी। हार्पीज की रानी फ्रे इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही थी, उसे मिलिम खींचकर यहाँ लाई थी और वो शुरू से इस प्लान का हिस्सा भी नहीं थी। इसके अलावा हार्पीज अनोखी थीं। उनका समाज पूरी तरह से क्लासिस्ट था, जिसमें पंखों वाले जीव ऊपर और बाकी सब नीचे थे। कोई ऊपरी लेवल का मैजिक बॉन्ड कितना भी शक्तिशाली हो, अगर उसके पंख नहीं थे तो उसे वहां कोई खास ट्रीटमेंट मिलने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टल में मैजिक बॉन्ड में एक पंखों वाली आकृति थी, लेकिन कैरेलॉन को नहीं लगा कि ये फ्रे को एक्शन लेने के लिए काफी होगा। इसके अलावा उसने सोचा, अगर ये सिर्फ एक है तो फ्रे इसे ले सकती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मानते हुए कि वो अभी भी जिंदा है। और भी काम थे, दूसरे मैजिक बॉन्ड को लुभाना था। उन्हें नहीं पता था कि ऑर्क लॉर्ड के साथ क्या हुआ था, लेकिन कैरेलॉन को पक्का यकीन था कि वो हार गया था। अरे, अगर फ्रे को उनमें से कोई चाहिए था तो वो उन्हें ले सकती थी, बस मिलिम बची थी। कैरेलॉन ने इस बारे में थोड़ी देर सोचा। उनके पर्सनल इंटरेस्ट के मामले में क्लेमैन शायद उसे दुश्मन समझता था, लेकिन मिलिम का क्या? उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता था और वो आसानी से समझा जा सकता था, लेकिन इससे भी ज्यादा वो अपनी इच्छाओं के प्रति वफादार थी। वो अपनी भावनाओं के हिसाब से चलती थी और लगभग मनमानी डिसीजंस लेती थी। एक तरह से उसके अगले कदम का अंदाजा लगाना मुश्किल था। शायद उस पर कैरेलॉन का एहसान था, क्योंकि उसने उसे डेमन लॉर्ड के पद के लिए रेकमेंड किया था, लेकिन उसने उसे देखते हुए सोचा, मुझे नहीं पता, मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। मिलिम आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी और क्रिस्टल स्फीयर्स में से एक को पूरी हैरानी से देख रही थी। वो निस्संदेह इस कहानी में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड डेमन लॉर्ड थी। ऐसा लगता है कि मैजिक बॉन्ड गेलमुड ही क्लेमैन के पास एक नया डेमन लॉर्ड बनाने का ये आइडिया लेकर आया था। कैरेलॉन को नहीं पता था कि ये सच था या नहीं, लेकिन वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। असल में अगर कोई चीज उसकी जिज्ञासा जगाती थी तो वो उस पर टूट पड़ता था, और मिलिम भी शायद वैसी ही थी। वो बहुत लंबे समय तक जिंदा थी और उसे बोरियत से नफरत थी। अगर कोई आकर्षक मौका मिलता तो वो लालच से उस पर कूद पड़ती, इस बात की परवाह किए बिना कि कहानी सच थी या नहीं। साथ ही उसकी शक्ति असली थी, इतनी कि वो सिर्फ अपनी ताकत से ही एक खास लेवल के काउंटर मेजर्स से बच सकती थी। डिस्ट्रॉयर था। एक डेमन लॉर्ड के तौर पर मिलिम शुद्ध शक्ति का प्रतीक थी, लगभग गलत तरीके से, और इसी वजह से चाहे वो कितनी भी सीधी साधी हो, उसके कदमों को समझना फिर भी मुश्किल था। ये साफ था कि वो जाकर उस जगह की जांच करना चाहती थी। उसके विरोधियों की ताकत और इसमें शामिल खतरा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर उस लड़ाई में जो भी बचता वो उसका दिल जीत लेता तो वो उसे नए डेमन लॉर्ड के तौर पर रेकमेंड करती, और अगर वे ऐसा नहीं करते तो वो उन्हें मार देती। लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर सकती थी। ये सब एक गलत जगह पर हो रहा था। जिफ जूरा के जंगल में घुसने से ही पॉलिटिकल दिक्कतें खड़ी हो जाती। अगर दुनिया के बाकी सभी डेमन लॉर्ड्स इसके खिलाफ होते तो मिलिम को भी अपनी जिज्ञासा पूरी करने में दिक्कत होती। सबसे पहले पूरी जांच होती। कैरेलॉन जानता था कि मिलिम को अपनी ताकत बढ़ाने की कोई परवाह नहीं थी। सवाल ये था कि क्लेमैन को इससे क्या फायदा होता।
उसकी नज़र में क्लेमैन हमेशा अपने असली इरादों को छुपाने के लिए अपने जेंटलमैन वाले बर्ताव का इस्तेमाल करता था। ये बताना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा था, और उस पर पूरी तरह से भरोसा करना तो और भी मुश्किल था। ये दिमाग की लड़ाई होगी, और इस मामले में मिलिम को इतनी आसानी से धोखा दिया जा सकता था कि वो ज्यादा चिंता की बात नहीं थी। फ्री वही करेगी जो मिलिम करेगी, इसलिए उसके बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं था। बस क्लेमैन बचा था। कैरोलॉन के लिए ये एक स्वाभाविक नतीजा था। उसने अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में सोचते हुए अपने होंठ चाटे। अब इसे कैसे शुरू किया जाए? हार्पीज की रानी फ्रे इस सबसे तंग आ चुकी थी। ये ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं थी जिसमें उसे होने का कोई कारण हो। मिलिम ने बस उसे किसी अजीब वजह से जबरदस्ती साथ ले लिया था। आहा, तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है, उसने कहा था। ये पूछने की जहमत भी नहीं उठाई कि फ्रे इसके बारे में क्या सोचती है। दूसरे डेमन लॉर्ड्स की तो बात ही छोड़ दो। फ्रे जानती थी कि इस बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मिलिम ऐसा नहीं करेगी। लेकिन उसे ये पसंद नहीं आया कि उसे चुपचाप डेमन के तौर पर कैसे नियुक्त किया गया था। लॉर्ड को मिलिम जहां भी जाती थी वहां होने वाली गड़बड़ियों को ठीक करना पड़ता था। इसके अलावा समय इससे बुरा नहीं हो सकता था। हार्पी पुजारियों में से एक ने अभी अभी एक बहुत पुरानी आपदा के फिर से जीवित होने की भविष्यवाणी की थी। शायद ये सिर्फ एक भविष्यवाणी थी, लेकिन इसकी पुष्टि पहले ही हो चुकी थी। मैजिक्यूल्स के प्रवाह और अंतरिक्ष के मुड़ने और विकृत होने को पढ़कर उसने आने वाले आगमन की पुष्टि की थी। हार्पीज के प्राकृतिक दुश्मन का आगमन, चेरिबडिस का पुनरुद्धार, वो आपदा स्तर का राक्षस जिसे एक बहुत पहले खोए हुए नायक ने बहुत पुराने समय में सील कर दिया था। चेरिबडिस एक महान जादुई प्राणी था जो प्राचीन काल में आसमान पर राज करता था। एक ऐसा प्राणी जो शार्क के आकार के मेगलोडन को अपने आदेशों को पूरा करने और अपने अत्याचार को पूरा करने के लिए बुला सकता था। ये हर कुछ सदियों के चक्र में मरता और फिर से जन्म लेता था, और जब ये आखिरी बार फिर से जीवित हुआ था तब फ्रे थोड़े ही समय के लिए एक दानव लॉर्ड थी और इसने उसके क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था। अंत में उस नायक की बदौलत जो इस चक्र को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, चेरिबडिस को अंतरिक्ष के एक बंद क्षेत्र में जूरा के जंगल के अंदर कहीं भेज दिया गया था, और अब वो सील टूटने वाली थी। एक नायक की सील का इस तरह से खुलना काफी परेशान करने वाला था, लेकिन फ्रे इस विचार को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी कि वेल्डोरा का गायब होना इससे गहराई से जुड़ा हुआ था। चेरिबडिस सामान्य से अलग प्राणी था, जिसे बुराई के विचारों का क्रिस्टलीकरण कहा जाता था। जादुई ऊर्जाओं के बादल से बना एक प्रकार का आध्यात्मिक रूप जो विनाश के बीज बोना चाहता था। जैसा कि किंवदंती में कहा गया है, जब भी पूरे देश में बड़े पैमाने पर मौतें होती थीं तो ये अस्थायी रूप से एक लाश के अंदर खुद को फिर से जीवित कर सकता था, या ऐसा ही किंवदंतियों में कहा गया था। दूसरे शब्दों में, उसे फिर से जन्म लेने के लिए एक शारीरिक पात्र की आवश्यकता थी। उफ, ये बहुत परेशान करने वाला है। जूरा के जंगल में अराजकता फैलाना और उसका इस्तेमाल करके एक नए दानव लॉर्ड को जन्म देना। अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं ऐसा होने से पहले ही इसे रोक देती। उसे नहीं पता था कि इसका कारण क्या था, लेकिन फ्रे ने सोचा कि मिलिम ने दूसरों के साथ मिलकर जो साजिश रची थी वो इसमें एक मुख्य कारक था। इसके बारे में सोचकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या वो मिलिम को रोक पाती, भले ही उसने कोशिश की होती? इसका जवाब देना आसान नहीं था, और सवाल पर अटके रहने का कोई मतलब नहीं था। फ्रे को कोई जवाब देना ही था। एक मेगलोडन भी जो खतरा पैदा करता था वो A- था। जिस चेरिबडिस की वो सेवा करता था वो बिल्कुल ही दूसरे लेवल पर था। ये उससे कहीं ज्यादा था, जिसे A ग्रेड भी बता सके। एक ऐसी ताकत जो सच में तबाही कहलाने लायक थी। इंसानी देशों ने भी उसे S रैंक दिया था। उसे एक डेमन लॉर्ड के बराबर बताया था। उसका अपना कोई दिमाग नहीं था, वो सिर्फ अपनी सहज प्रवृत्ति पर काम करता था, और यही एकमात्र कारण था कि उसे खुद डेमन लॉर्ड नहीं कहा जाता था। और ठीक है, शायद ये सिर्फ इंसान ही थे जो ये रैंकिंग दे रहे थे, लेकिन फिर भी फ्रे को इस चीज़ के साथ सीढ़ी के उसी पायदान पर रखे जाने से गुस्सा आ रहा था। लेकिन उस रैंक का एक कारण था। वे सहज प्रवृत्तियां दर्दनाक थीं। वो आसमान में आज़ादी से घूमता था, बेतरतीब ढंग से किसी भी चीज़ को मार डालता था जो उसका ध्यान खींचती थी। जब भी उसे भूख लगती वो किसी शहर पर हमला करता और सब कुछ खा जाता, एक साथ इंसान और राक्षस दोनों को खा जाता। ये किसी भी ऑर्क लॉर्ड के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक था। हार्पीज आसमान की शासक थीं और फ्रे के पास इतनी ताकत थी कि उसे उनकी स्काई क्वीन कहा जा सके। उसका जादू एक ऐसी ताकत थी जिससे निपटना मुश्किल था, और हवाई लड़ाई में उसके कौशल शानदार थे। उसे इस बात पर गर्व था कि वो कभी भी जमीन पर रहने वाले किसी दुश्मन से नहीं हारी थी।
इन कौशलों को मैजिक इंटरफेरेंस, जो उसकी जाति की एक अनोखी क्षमता थी, के साथ मिलाकर उसके पास युद्ध के मैदान में किसी भी उड़ान आधारित जादू को खत्म करने की क्षमता थी। इसका मतलब ये था कि कोई भी दुश्मन जो शारीरिक पंखों से नहीं उड़ रहा है, उसे तुरंत नीचे मौत के मुंह में भेज दिया जाएगा। बशर्ते ये भी एक उच्च स्तरीय राक्षस को मारने के लिए काफ़ी नहीं हो सकता है, लेकिन एक इंसान के लिए बचने की संभावना बहुत कम थी। अगर कोई बच भी जाता तो उसके पास आसमान में इतनी ऊंचाई पर मौजूद लक्ष्य पर हमला करने के बहुत कम तरीके थे। इस बीच वो नीचे उन असहाय चींटियों पर हमलों की बारिश कर सकती थी। ये एक स्पष्ट सामरिक फायदा था। जो कुछ भी उड़ नहीं सकता था वो उसके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं था, सिवाय चेरेबिडिस के। वो बहुत बड़ा था, दर्जनों फीट व्यास का, और मैजिक इंटरफेरेंस उस पर काम नहीं करता था। दूसरे शब्दों में, मैजिक इंटरफेरेंस उसके लिए एक आंतरिक कौशल था, जैसा कि हार्पीज के लिए था। उस जाति की उड़ने की स्किल्स ने उसे युद्ध में एक ऐसा फायदा दिया था जिसे हराना मुमकिन नहीं था। वो फायदा खोना एक बड़ा झटका था। ये समझ में आता था कि हार्पीज चेरेबिडिस को अपना नेचुरल एनिमी क्यों मानती थीं। लेकिन बस चुपचाप बैठे रहना और प्रार्थना करना कि ये खतरा कभी उनके सामने ना आए, ये बात एक डेमन लॉर्ड के तौर पर फ्रे के घमंड को चुभ रही थी। वो इसके बारे में कुछ करना चाहती थीं, लेकिन सामने से पूरा हमला करने से बहुत ज्यादा नुकसान होता, जो मंजूर नहीं था। यही बात उसे परेशान कर रही थी, और इसीलिए वो इस समिट में इतने बुरे मूड में आई थी। अगर वो पुनरुद्धार न होता तो शायद वो पूरे नए डेमन लॉर्ड प्लान को लेकर थोड़ी ज्यादा उत्सुक होती। लेकिन उसने क्रिस्टल स्फीयर्स में एक पंखों वाली आकृति देखी थी। इससे उसे संभावना के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस बात की संभावना थी कि जादू से पैदा हुआ जीव बच गया होगा और ज्यादा शक्तिशाली हो गया होगा। लेकिन उसने जल्द ही इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा, एक और जादू से पैदा हुआ जीव होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें नहीं पता कि वो लड़ाई में कितना पावरफुल है। एक हाई लेवल का जादू से पैदा हुआ जीव एक डेमन लॉर्ड क्लास दुश्मन के सामने नहीं टिक पाएगा। भले ही वो सब डेमन बन गया हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारे साथ दोस्ताना व्यवहार करेगा। क्या मुसीबत है, अगर मुझे इन सब चीज़ों के बिना लड़ने पाती तो ये बहुत आसान होता। फ्रे ने उदास होकर आह भरी। एक डेमन लॉर्ड होने के नाते वो अब रानी के तौर पर अपनी सेनाओं को लड़ाई में पर्सनली लीड नहीं कर सकती थी। उसकी जिम्मेदारी थी कि वो अपनी ज़मीन और लोगों को सुरक्षित रखे, और इसका मतलब सिर्फ मैदान में जीत हासिल करना नहीं था। चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, फ्रे को लड़ाई में शामिल होने से सख्ती से मना किया गया था। जब जीत पक्की हो जाती तभी वो सेंटर स्टेज पर आ सकती थी। चेरेबिडिस को हराने का सिर्फ एक पक्का तरीका था। ये पहली बात थी जो उसने उस भविष्यवाणी को सुनने के बाद सोची थी, जिससे वो बहुत डरती थी। लेकिन फ्रे ने मिलिम पर एक नज़र डाली। वो आतुरता से एक गोले में देख रही थीं। ये डेमन लॉर्ड अपने आसपास की ताकत के टॉवरों से बिल्कुल अलग लेवल पर थीं। कैरिलॉन और क्लेमैन नहीं जानते कि वो असल में कैसी हैं। वो उनकी बाहरी युवावस्था से इतने धोखे में रहते हैं कि उसके असली नेचर को नहीं समझ पाते। और जबकि वो टेक्निकली उन्हीं की तरह डेमन लॉर्ड थीं, मिलिम अंदर से अलग थीं। मिलिम नावा खास थीं, फ्रे और दूसरे नए डेमन लॉर्ड्स की तरह नहीं। वो वहाँ के सबसे सीनियर डेमन लॉर्ड्स में से एक थीं, और वो ड्रैगनॉइड जाति की थीं। ड्रैगन से पैदा हुई, जिसने उसे एक खास एस ग्रेड बनाया। डिस्ट्रॉयर नाम सिर्फ दिखावा नहीं था। कहा जाता है कि उसने सच में पहले अतीत में अकेले ही एक राज्य को तबाह कर दिया था। वो उड़ भी सकती थी, अपने खुद के पंखों का इस्तेमाल करके, जिन्हें वो आमतौर पर छुपा कर रखती थीं। उसका शरीर मजबूत था, स्वाभाविक रूप से, जादू से नहीं, और लड़ाई में उसके स्किल्स लगभग बेईमानी वाले थे। मैजिक इंटरफेरेंस जैसी कोई चीज़ उस पर कभी काम नहीं करती। मिलिम फ्रे के लिए उतनी ही बड़ी दुश्मन थी जितनी चेरेबिडिस, और एक बार फिर उसने उसे ऐसी चीज़ में घसीट लिया जिसमें वो शामिल नहीं होना चाहती थी। वो बस उसे मना नहीं कर पाईं। पूरा समिट एक डिस्ट्रैक्शन था, क्योंकि वो चेरेबिडिस से निपटने का कोई तरीका सोचने में अपना दिमाग खपा रही थी। उसने रास्ते में कुछ खोखली बातें कहीं, उम्मीद करते हुए कि कॉन्फ्रेंस जल्द ही खत्म हो जाएगी। लेकिन साथ ही उसके मन में एक और ख्याल आया। अगर मिलिम उसके साथ काम कर पाती तो क्या ये चेरेबिडिस को हराने के लिए काफ़ी होता? आखिर वो मैजिक इंटरफेरेंस से अप्रभावित थी। लेकिन ये आसान नहीं था। डेमन लॉर्ड्स शायद ही एक बड़ा खुशहाल परिवार होते थे। आप बस किसी के पास जाकर इस तरह की मदद नहीं मांग सकते थे। वो एक दूसरे से अच्छे से बात करने की बजाय एक दूसरे का इस्तेमाल और दुरुपयोग करने में ज़्यादा यकीन करते थे। कहते हैं कि अमीर लोग इतने समझदार होते हैं कि वो सड़क की लड़ाइयों में नहीं पड़ते, और भले ही ये बात उन पर पूरी तरह लागू नहीं होती थी, लेकिन वे एक दूसरे के प्रति खुले तौर पर दुश्मन नहीं बन सकते थे। इससे दूसरे डेमन लॉर्ड्स को बीच में फूट डालने का मौका मिल जाता। ये खतरे के लायक नहीं था, और ये कमजोरी का वो पल भी दे सकता था जो उन सबको उनके विनाश की ओर ले जाता।
यही वजह थी कि डेमन लॉर्ड्स ने सबसे पहले एक दूसरे के साथ अविश्वास समझौता किया था। इन हालातों में उसके लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो किसी दूसरे शासक से उसके लिए एक डेमन लॉर्ड क्लास मॉन्स्टर को मारने के लिए कहे, और ये उम्मीद करना भी सही नहीं था कि मिलिम इसके लिए मान जाएगी। ये कभी नहीं पता चलता था कि उसकी अपनी इच्छाएं क्या हैं। एक ऐसा देश था जहाँ के लोग उसे एक ड्रैगन के बच्चे के तौर पर पूछते थे, और उसने अपनी दिव्य सुरक्षा उन्हें दी थी। वो एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और साथ ही जानलेवा हद तक बोरिंग जगह थी। उनके पास कोई मिलिट्री ताकत नहीं थी, लेकिन मिलिम ने उन्हें सारी ताकत दी थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। कोई भी देश इतना हिम्मतवार नहीं था कि मिलिम की सीधी सुरक्षा वाले राज्य को चुनौती दे। अंत में उस नायक की बदौलत जो इस चक्र को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, चैरिबिडिस को अंतरिक्ष के एक बंद क्षेत्र में जूरा के जंगल के अंदर कहीं भेज दिया गया था, और अब वो सील टूटने वाली थी। इसका कोई समाधान मिल सकता है, लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल। मिलिम को सबसे ज्यादा कुछ ऐसा चाहिए था जिससे बोरियत दूर हो जाए, और फ्रे को कोई अंदाजा नहीं था कि वो क्या हो सकता है। लेकिन अब उसे देखो, उसका ध्यान पूरी तरह से उस चीज पर था जो उसने गोले में देखी। शायद मैं इसका फायदा उठा सकती हूँ, शायद वो मिलिम को हिला सकती थी। नहीं, इससे भी ज्यादा मुझे इसका फायदा उठाना ही होगा। कैरिबिडिस को रास्ते से हटाना होगा। उसने गहरी सांस ली। आखिरकार उसने अपना फैसला कर लिया था। एक विनम्र मुस्कान के साथ क्लेमन ने अपने सामने तीनों डेमन लॉर्ड्स को देखा। पूरे ऑपरेशन के दौरान गेलमोट को क्लेमन ने ही निर्देश दिए थे। अगर ये बात सार्वजनिक हो जाती तो ये उसकी स्थिति के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं होती, लेकिन अब इसकी कोई चिंता नहीं थी। जिस पल गेलमोड ने आखिरी सांस ली, सबूतों के सारे निशान उसके साथ गायब हो गए। कैरेलॉन को शक था, लेकिन वो उन पर जुबानी तौर पर ज्यादा जोर नहीं देता था। वो सुरक्षित था। फ्रे ने दूसरी चिंताएं पैदा की, लेकिन हाथ में कोई सबूत ना होने के कारण वो जो कुछ भी कहती वो अपनी बातों से बच सकता था। इसके अलावा ये दूसरे डेमन लॉर्ड्स के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव था, और यहाँ क्लेमन ही अकेला दोषी नहीं था। ये योजना काम नहीं आई, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसके परिणाम स्वरूप किसी को बहुत ज्यादा चोट लगी हो। अब अतीत के बारे में सोचने का समय नहीं था। इसके बजाय क्लेमन ने एक नई योजना पर ध्यान केंद्रित किया। ये पता लगाने का कोई तरीका कि कौन जिंदा बचा है और उनका इस्तेमाल करने का कोई तरीका ढूंढना। क्या ये उसके लिए सबसे अच्छी बात थी? इससे वो सोचने पर मजबूर हो गया। खुशकिस्मती से दूसरे डेमन लॉर्ड्स साफ तौर पर दिलचस्पी दिखा रहे थे। क्लेमन के लिए जिंदा बचे मैजिक बॉन्ड का भविष्य सच में ज्यादा मायने नहीं रखता था। अगर वे दूसरे डेमन लॉर्ड्स को लुभाने के लिए चारे के तौर पर अपनी क्षमता पूरी करते हैं तो उसे बस इतना ही चाहिए था। निश्चित रूप से अगर उनमें से कोई सब डेमन लॉर्ड होता तो उस भाग्यशाली इंसान को भर्ती करना उसकी अपनी सेना के लिए काफी फायदेमंद होता। लेकिन अगर उसे सिर्फ ताकत चाहिए थी तो क्लेमन के पास इसके लिए दूसरे रास्ते थे। उसके पास किसी भी किराए के सैनिक को काम पर रखने के लिए पैसे थे। एक पूरा डेमन लॉर्ड जो वफादारी से वो सब करता है जो वो चाहता है, वो एक बात है, लेकिन आम हाई लेवल मैजिक बॉन्ड, क्लेमन को उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को तराजू पर रखते हुए उसने अपना मिशन बदलने का फैसला किया। वो चाहता था कि मिलिम और कैरेलॉन उसके एहसानमंद हो, और वो चाहता था कि वे उस पर भरोसा करें। इसके अलावा वो चाहता था कि अगर बाद में कुछ हो जाए तो उनका साथ मिले। या उसने ऐसा सोचा, लेकिन मिलिम और कैरेलॉन मेरी ताकत का सम्मान करते हैं जैसा मैंने सोचा था। उन्होंने खुशी खुशी चारा ले लिया है, लेकिन फ्रे एक वाइल्ड कार्ड साबित हो रही है। वो किसी बात को लेकर चिंतित लग रही है। शायद ये कोई कमजोरी है जिसे मैं पकड़ सकता हूँ। इसकी जांच करना दिलचस्प हो सकता है। अप्रत्याशित नतीजों पर क्लेमन को हंसी आ गई। वो मिलिम और कैरेलॉन को अपने पक्ष में करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन अब शायद वो फ्रे की कमजोरी का फायदा उठा सकता है। और क्लॉड को खोने के बाद एक भी डेमन लॉर्ड पर पूरा कंट्रोल होना एक शानदार सांत्वना पुरस्कार होगा। डेमन लॉर्ड चालाक और समझदार लोग थे। वो जानते थे कि मिलिम और कैरेलॉन अपनी तरह के लोगों में सबसे सरल स्वभाव के थे, लेकिन वे दोनों प्रतिभाशाली लड़ाके भी थे। जबकि ज्यादातर लोग एक दूसरे से अपनी पूरी ताकत छिपाना समझदारी समझते थे, ये दोनों इसे दिखाने में कभी नहीं हिचकिचाते थे। उनकी लड़ाई उन्मुख विशेषज्ञताओं को देखते हुए उनका भरोसा जीतना कभी भी बुरा विचार नहीं था। और वैल्परगिस में जो सभी डेमन लॉर्ड्स की बड़ी मीटिंग थी, 3 वोटों की गारंटी उसके वोट को मिलाकर बहुत बड़ी बात थी। फ्रे को इस समीकरण में जोड़ने का मतलब था कि क्लेमन लगभग किसी भी वोट, किसी भी प्रस्ताव को अपनी इच्छा के अनुसार करवा सकता था। ही, बहुत बढ़िया। ये ठीक मेरी मूल योजना नहीं थी, लेकिन ये लगभग उतनी ही आदर्श है। एक और क्लॉड का मेरे कठपुतली डेमन लॉर्ड के रूप में काम करना दिलचस्प होता, लेकिन ये भी उतना ही अच्छा काम करता है, और मैं फ्रे को भी इसमें शामिल कर सकता हूँ। क्लेमन को अपने गले में उठ रही हंसी को रोकना पड़ा। अब मैरियोनेट मास्टर के रूप में अपने कौशल दिखाने का समय था।
पहले फ्रे आएगी, फिर मिलिम और कैरेलॉन, फिर वेल्परमेस उसके लिए एक निजी दरबार जैसा होगा। असल में दुनिया की हर चीज उसकी हो सकती है। ये अब कोई कोरा सपना नहीं था। जूरा का जंगल निषिद्ध क्षेत्र था। किसी भी डेमन लॉर्ड को अंदर अभियान भेजने की अनुमति नहीं थी। उसे गेलमुड जैसा ही एक गैर संबद्ध हाई लेवल मैजिक बॉन्ड लाना होगा और उसे ये पक्का करना होगा कि इस एजेंट को पता न चले कि क्लेमन ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। ये एक मुश्किल ऑपरेशन होगा, लेकिन इस तरह का गुपचुप लेन देन क्लेमन की खासियत थी, जिसके लिए मिलिम और कैरेलॉन सही नहीं थे। इसीलिए पिछली योजना में गेलमुड को हैंडल करने का काम उसी ने किया था और इस बार भी ऐसा ही होगा। मिलिम को इन सब में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लग रही थी, जो चिंता की बात थी, लेकिन फिर भी इस अभियान को क्लेमन ही संभालेगा। जूरा के जंगल के अंदर की स्थिति पूरी तरह से अनजान थी, इसलिए उसे लगा कि उसकी भूमिका तो तय ही है। असल में मैं इस आदमी से जंगल में जाने से पहले मिलिम और कैरेलॉन पर जासूसी करवा सकता हूँ। अब ये दिलचस्प हो रहा है। क्लेमन ने ये सोचते हुए थोड़ी सी मुस्कान दी। वो जानता था कि उसे ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से चीजें हुई ये असंभव नहीं था। फ्रे की कमजोरी ढूंढना पहली प्राथमिकता थी और अगर मुमकिन हो तो वो जूरा के जंगल के अभियान में लीड लेना चाहता था। अपने मकसद मन में साफ होने के बाद उसने आराम से बाकी लोगों को देखना शुरू किया। मिलिम नावा, वो डेमन लॉर्ड जिसकी प्लैटिनम पिंक चोटियां उस पर बहुत अच्छी लगती थी, सोच में डूबी हुई थी। अगर मैं ये सब इन बेवकूफ़ों पर छोड़ दूं तो मुझे पता है कि वे मेरे नए खिलौने को बर्बाद कर देंगे। वे सब अभी नए नए हैं, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि असल में चीज़ें कैसी हैं। मैं यहाँ लीड लेने के लिए काफ़ी कूल और स्मार्ट हूँ। सबसे पुराने डेमन लॉर्ड्स में से एक होने के नाते मिलिम को लगा कि वो युवा शासकों के लिए लीडर की भूमिका निभा रही है, जिन्हें सिर्फ कुछ शताब्दियों का अनुभव है। ये सोचना अजीब था कि उनमें सबसे कम उम्र की दिखने वाली ही सबसे चालाक थी, लेकिन ये सच था। कुछ देर सोचने के बाद मिलिम ने अपना मुंह खोला और फिर टेबल पर अकेली ड्रैगनॉइड और सबसे एक्सपीरियंस्ड डेमन लॉर्ड के तौर पर अपनी पूरी शान दिखाई। ठीक है, तो मैं अभी जा रही हूँ और जो भी जिंदा बचा है उससे बात करूंगी, डेमन लॉर्ड्स ने खामोशी से जवाब दिया, जो समझ में आता था। जूरा के जंगल को कवर करने वाले मौजूदा समझौते के साथ पहले कुछ इंतजाम किए बिना अंदर जाने का कोई तरीका नहीं था। जैसा कि मिलिम ने सुझाया था, सीधे अंदर चले जाना नामुमकिन था। मिलिम, हम ऐसा नहीं कर सकते ना, हमारा वो नॉन अग्रेशन अग्रीमेंट है। हाँ, ये आइडिया आया कहाँ से? मिलिम, क्लेमन ने बीच में कहा, कृपया एक पल शांत हो जाओ। मैं इस काम के लिए एक पूरी एक्सपेडिशनरी फोर्स भेजूंगा और मैं वादा करता हूं कि ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो उन सब पर हंस पड़ी। जो डेमन लॉर्ड्स मिलिम को जानते थे वो उसे ऐसा मानते थे जिसके दिमाग में भी मांसपेशियां हों। दूसरे शब्दों में, एक बेवकूफ। लेकिन सच्चाई कहीं और थी। वो असल में बहुत इंटेलिजेंट थी और ये सिर्फ उसका गुस्सा था जिसकी वजह से लोग उसे ऐसा समझते थे। उसमें सही और गलत में फर्क करने और मामलों को स्ट्रैटेजी से संभालने की पूरी काबिलियत थी, जिसकी वजह से वो अक्सर सीधे एक्शन में कूद पड़ती थी, जिससे वो बहुत ज्यादा लापरवाह लगती थी। असल में वो उनमें से टॉप जीनियस में से एक थी, लेकिन दुख की बात है कि बहुत कम लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया, बल्कि वे सोचते थे कि वो सबसे सीधी साधी और सबसे ज्यादा गुस्सैल है। इन सब बातों से पूरी तरह से अनजान मिलिम ने आत्मविश्वास से अपनी छाती आगे की और दुनिया के सामने अपने विचार रखे। उसने कहा, उस नॉन अग्रेशन पैक्ट की किसे परवाह है? उसके चेहरे पर दुनिया को हरा देने वाली मुस्कान थी। हमें उस चीज को अभी खत्म कर देना चाहिए। हमारे पास यहाँ 4 डेमन लॉर्ड्स हैं, तो ये आसान है ना? बाकी लोग हैरान रह गए। उन्होंने उसके शब्दों पर सोचा, जैसे उनकी आंखों से पट्टी हटा दी गई हो। यस, ये रियली मुमकिन था। उन्होंने इसे नकारने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इसे गलत साबित करने के लिए कुछ नहीं मिला। उस पल उनके दिमाग में बनी सारी योजनाएं और प्लान धूल में मिल गए। बेशक कैरेलन के लिए जो एक्सपेडिशन में शामिल होने का कोई कारण सोचने की कोशिश कर रहा था, ये स्वर्ग से मिला एक तोहफा था। इसका मतलब था कि वो अपनी सेना को बिना छिपाए जंगल में भेज सकता था। बहुत आसान। बात सही है, उसने सहमति जताई। हमारे सिग्नेचर से हम ये नोटिफिकेशन दे सकते हैं कि अग्रीमेंट रद्द हो गया है। इसे मान लिया जाना चाहिए जब तक कोई इस पर आपत्ति न करे। मैं इस आइडिया के लिए तैयार हूँ। मैं इस पर तुम्हारे साथ हूँ, फ्रे ने कहा। मेरा इलाका जंगल से सटा हुआ है और उसमें जाने पर रोक लगना हमारे लिए कभी भी सुविधाजनक नहीं था। उसके लिए मिलिम से सहमत होना पुराने डेमन लॉर्ड को अपने पक्ष में करने का सबसे आसान तरीका था। जूरा के जंगल के अंदर भरपूर चरागाह उसकी प्यारी बेटियों के लिए भी अच्छी शिकारगाह साबित होंगे। जंगल के रखवालों को दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन वे इसके बारे में तब सोचेंगे जब ऐसा होगा। जब क्लेमन बोला तो मिलिम अपने दोनों नए साथियों को देखकर मुस्कुरा रही थी।
क्या ये इतनी आसानी से हो जाएगा? तुम्हें क्या लगता है, क्या दूसरे डेमन लॉर्ड इतनी आसानी से इस पर सहमत हो जाएंगे? मिलिम के गुस्से का जोखिम उठाना आमतौर पर अच्छा आइडिया नहीं था, लेकिन जिस तरह से क्लेमन ने देखा, ये ऐसी बात नहीं थी जिससे वो आसानी से सहमत हो सके। उसका खुद एक्सपीडिशन में शामिल होने का इरादा नहीं था, लेकिन वो बस नहीं चाहता था कि दूसरे डेमन लॉर्ड्स बाद में इस पूरी बात पर उससे शिकायत करें। 4 डेमन लॉर्ड्स की सहमति से रद्द होना तय था, लेकिन वो नॉन अग्रेशन ट्रीटी सदियों से जंगल पर लागू थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि इसे इतनी जल्दबाजी में छोड़ देना चाहिए। अगर हम इसे इतनी आसानी से फाड़ सकते, उसने सोचा, तो हमें छिपकर रहने में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या इस अचानक बदलाव का कोई कारण है, जैसे वेल्डोरा का गायब होना और भी बहुत कुछ? जैसे ही ये विचार उसके मन में आया, मिलिम एक बार फिर मुस्कुराई और सिर हिलाया। ओह, क्या तुमने ध्यान दिया? खैर, तुम सही कह रहे हो। उस समझौते के पीछे पूरा कारण ये था कि वो इलाका इस बड़े बुरे ड्रैगन का था। हम सब ने इस पर तब साइन किए थे जब वेल्डोरा द स्टॉर्म ड्रैगन को लगभग 300 साल पहले सील किया गया था, सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि हम जो भी करें उससे गलती से भी सील न टूट जाए। तुम लोग भी लगभग उसी समय डेमन लॉर्ड बने थे, इसलिए मुझे लगता है कि ये समझ में आता है कि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था, और मुझे पूरा यकीन है कि इसका समर्थन करने वाला पहला व्यक्ति था। इस तरह सदियों पहले की डेमन लॉर्ड पॉलिटिक्स की एक लंबी घुमावदार कहानी शुरू हुई। मिलिम को इसे याद करके साफ तौर पर मजा आ रहा था, और जब उसने इसे नज़रअंदाज किया तो क्लेमन को एहसास हुआ कि वो शुरू से ही सही थी। वेल्डोरा असली समस्या था, और अगर वो चला जाता तो कोई भी डेमन लॉर्ड समझौते को खत्म करने के बारे में कोई शिकायत नहीं करता। अगर कोई करता भी तो ऐसा नहीं लगता था कि 3 लोग करेंगे, जो इन कॉन्फ्रेंसेस में कोरम के लिए ज़रूरी संख्या है। शायद, उसने सोचा, तुरंत अपनी असली सोच को छोड़कर मिलिम जो कहती है वही करना सबसे आसान होगा। अगर ऐसा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम जंगल में भेजने के लिए अपनी एक्सपीडिशनरी फोर्स को चुनना अभी से शुरू कर सकते हैं। वाह क्लेमन, क्या तुम्हारा मतलब है कि हम सब मिलकर काम करेंगे, या पहले आओ पहले पाओ जैसा मिलिम ने कहा? क्लेमन के जवाब देने से पहले फ्रे ने कहा, मैं सोच रही थी क्यों ना हम में से हर कोई अपनी अपनी सेना भेजे और हम उन्हें एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करवा सकते हैं। मैं अपनी बेटियों को भी अपनी जगह भेज सकती हूँ, और वैसे भी ये झगड़ा करने के लिए थोड़ी बेवकूफ़ी वाली बात नहीं है। उसके गंभीर तरीके से ये बात कहने से ये पता चलता था कि एक ऐसे अभियान पर लड़ने का कोई मतलब नहीं था जो उन सभी की सेनाओं को मजबूत करने के लिए था। ये पूरी तरह से समझ में आता था। बाकी तीनों एक पल के लिए जम गए। उन सभी के लिए मिलकर काम करने के बजाय अलग अलग काम करना ज्यादा अच्छा लग रहा था। मुकाबले का मतलब था कि किसी और की जरूरतों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने एक पल के लिए एक दूसरे के चेहरों को देखा, फिर सिर हिलाया। तो पहले आओ पहले पाओ, कोई बुरा मत मानना। बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे किसी धीमी थकी हुई मुहिम की परवाह नहीं है। मैं तुम लोगों में से किसी को रोकूंगा नहीं, लेकिन मदद भी नहीं करूंगा। क्या ये बात साफ है? ठीक है, जैसा तुम चाहो। हमें नहीं पता कि लड़ाई में कौन जिंदा बचा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें जल्द ही पता चल जाएगा। ध्यान रखना, तुम अपनी रिस्क पर हिस्सा ले रहे हो। ये तय हो गया। जूरा का जंगल जल्द ही एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग दखलंदाजी का मैदान बनने वाला था। तो फिर मुकाबला शुरू करते हैं, लेकिन एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देना, ठीक है? ये वादा है। जरूर। मैं अपनी बेटियों से कहूंगा कि वो किसी और के मामले में दखल ना दें। ठीक है, मैं बीस्ट मास्टर के नाम की कसम खाता हूं कि मैं इसका पालन करूंगा। समझ गया मिलिम, मैं क्लेमन इस समझौते को नहीं तोड़ूंगा। बहुत बढ़िया, तो सारी तैयारियां हो गई हैं। अब उस नॉन एग्रेशन पैक्ट को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं, एक मुस्कुराती मिलिम ने चहचहाते हुए कहा। इस तरह 4 डेमन लॉर्ड्स इस बात पर सहमत हुए कि उनकी सेनाएं जंगल के अंदर एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगी। उनके 4 सिग्नेचर, जो संधि को खत्म करने की चाबियां थीं, जल्द ही छिपे हुए कुरियर द्वारा दूसरे डेमन लॉर्ड्स को भेज दिए गए। जूरा का जंगल अब न्यूट्रल इलाका नहीं रहा, अब ये कुछ डेमन लॉर्ड्स के वॉर गेम्स का मैदान होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। मिलिम तेजी से निकल गई। जैसे ही उनका ऐलान पूरा हुआ, वो कमरे से निकल गए। ये इतनी जल्दी हुआ कि जब तक वो नजर से ओझल हुई, तब तक उसकी आखिरी गुड बाय की आवाज कमरे में गूंज रही थी। लगता है हम पहले ही पीछे रह गए हैं, एक परेशान फ्रे ने कहा। हमेशा की तरह स्वार्थी, मुझे लगता है। कैरोलिन हंसा और सहमति में कंधे उचकाए। क्लेमन ने खुद भी एक अजीब सी मुस्कान दी और पहले तो कोई बात नहीं कही। फिर उसे एक ख्याल आया, लेकिन अगर नॉन एग्रेशन पैक्ट पुरानी बात हो गई है, तो क्या जूरा के जंगल को एक नए शासक की जरूरत नहीं होगी? उसने फुसफुसाया। हाँ, कैरोलिन ने जवाब दिया। क्या तुम चाहते हो कि मैं वो भूमिका निभाऊं? मुझे लगता है कि यही वजह थी कि संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, फ्रे ने जवाब दिया। अरे चलो हाँ, देखो, अगर हमें पता चलता है कि जिंदा बचा हुआ कम से कम सब डेमन लॉर्ड क्लास का है, तो मुझे नहीं लगता कि हम उसे राजा क्यों नहीं बना सकते। फिर हम एक कठपुतली डेमन लॉर्ड बनाने की योजना को फिर से शुरू कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल सही, क्लेमन ने कहा।
ठीक है, ये देखते हुए कि हमारे पास पहले से ही कोई है जिसकी नज़र जंगल पर राज करने पर है, लगता है हमें जल्दी करनी चाहिए, है ना? जब तक वे जूरा की खोज नहीं कर लेते तब तक ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत नहीं थी। बाकी राक्षसों ने मिलिम का साथ देने का फैसला किया। एक और प्यारी हंसी के साथ कैरोलिन ने घर लौटने के लिए एलिमेंटल मैजिक में से एक वॉर्प पोर्टल खोला। फ्रे भी जल्द ही चला गया। अकेला बचा क्लेमेन हल्के से मुस्कुराया और भविष्य के लिए एक योजना बनाने लगा। मिलिम, कैरोलिन और फ्रे, चलो देखते हैं फिर। उसके चेहरे पर उम्मीद साफ दिख रही थी जब वो अकेले में खुद से कल्पना कर रहा था। बहुत जल्द एक नया खतरा उस शहर में आने वाला था जिसे रिमेरो और उसके साथी घर कहते थे। अध्याय 1। एक राष्ट्र का नाम। अपने गुप्त मुखबिर की रिपोर्ट याद करते हुए बोनो के राजा गैजल ड्वार्गो ने जानकारी पर विचार किया। उसने इस जासूस से एक खास स्लाइम पर नजर रखने के लिए कहा था जिसके बारे में वो चिंतित था, लेकिन उसे जो ब्रीफिंग मिली वो मानने के लिए बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। राक्षस एक पूरा शहर बना रहे हैं। राजा गैजल को दी गई फाइल इसी वाक्य से शुरू हुई। बाकी चीजों ने उसे और ज्यादा उलझन में डाल दिया। उसने पहले सोचा कि ये किसी तरह का मजाक है, लेकिन उसकी टीम उस पर मजाक करने वाली नहीं थी। ये जासूस उसे साफ बिना मिलावट वाला सच बता रहा था, इसलिए वो शांत रहा और उसने बाकी रिपोर्ट पर नजर डाली। उसमें लिखा था, ऑर्क की भीड़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। संख्या लगभग 2 लाख। जंगल में एक प्रमुख जाति ओग्रिस कथित तौर पर खत्म हो गई है। छिपकली जैसे लोग युद्ध की तैयारी के लिए अपनी सैन्य सुविधाओं को मजबूत कर रहे हैं। एक ऑर्क लॉर्ड के अस्तित्व की पुष्टि हुई है। खतरे का स्तर अनुमानित ए। जूरा के जंगल में एक बड़ा टकराव टाला नहीं जा सकता। कुल खतरे का स्तर स्पेशल ए अनुमानित। ये सब उस दिन उनकी डिलीवरी के समय तक सही था। ये उनकी गुप्त टीम की जांच के नतीजे थे, जो जादुई तरीकों से राजा तक पहुंचाए गए थे। इस टीम को रहस्यमयी स्लाइम पर नजर रखने के लिए भेजा गया था, जिसने राक्षसों के एक समूह को एक शहर बनाते हुए पाया। जैसे जैसे वे उन पर नजर रखते रहे, टीम ने जंगल के आसपास दूसरी असामान्य घटनाओं का पता लगाया। गैजल की अनुमति से जंगल भर में ज्यादा असरदार तरीके से ऑपरेशन करने के लिए गुप्त टीम में और लोगों को जोड़ा गया, और ये उसका नतीजा था। एक ऑर्क लॉर्ड के जन्म को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। राजा गैजल ने तुरंत आपातकाल की घोषणा कर दी। सिर्फ इस सुपर ऑर्क की वजह से नहीं, जंगल में लड़ाई कैसे होती है इस पर निर्भर करते हुए बोनो का राज्य बहुत जल्द दुश्मनी का शिकार हो सकता था। अगर 6 अंकों की संख्या वाली ऑर्कों की सेना उनके दरवाजे पर दस्तक देती तो राज्य का भविष्य ही खतरे में पड़ जाता। राजा के जासूसों ने बताया कि ऑर्क बोनो के राज्य से दूर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इससे ज्यादा आराम नहीं मिला। इसलिए शाही फरमान से उसने पेगासस नाइट्स को बुलाया, मजबूत लड़ाकों का समूह जो अपने कारीगरों द्वारा बनाए गए सबसे अच्छे हथियारों से लैस थे, और हर कोई अपने पंखों वाले घोड़े पर सवार था। साथ मिलकर हर नाइट आसमान में अपने घोड़े के साथ एक होकर काम करता था, जिससे वे आसानी से ए रैंक के दुश्मन बन जाते थे। वे कुल 500 थे और ड्वॉगन के आर्म्ड नेशन में उन्हें नाइट्स की सबसे मजबूत टुकड़ी के रूप में सराहा जाता था। अगर हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते तो ये पेगासस नाइट्स राज्य को आम पैदल सेना को लड़ाई के लिए तैयार होने का समय दे सकते थे। ये आखिरी रास्ता था जिसे चुनने में राजा गैजल को दुख होता था, लेकिन एक आर्म्ड नेशन को भी खुद को पूरी तरह से तैयार करने के लिए समय चाहिए होता था। जल्द ही ड्वॉगन एक युद्धकालीन अर्थव्यवस्था में बदल गया और चुपचाप खुद को संघर्ष के लिए तैयार करने लगा। राज्य के चारों ओर हवा में तनाव था, जबकि राजा गैजल आगे की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। जब वो आखिरकार आई तो उसने उन्हें ये बताया, युद्ध खत्म हो गया है, कई हाई लेवल मैजिक बॉन्ड की दखल की वजह से। हमारी निगरानी की कोशिशों का पता चल गया और उनमें दखल दिया गया, इसलिए डिटेल्स अभी तक पता नहीं है। माना जाता है कि मैजिक बॉन्ड पहले की तरह स्लाइम के शासन में है। अतिरिक्त जानकारी, अपने मिशन को पूरी तरह से तैयार करके पूरा करने के लिए हम अनुरोध करते हैं कि हमारा इक्विपमेंट को उपलब्ध सबसे ऊंचे लेवल के इक्विपमेंट से बदल दिया जाए। राजा गैजल ने पास की मोमबत्ती से कागज जला दिए। आपके जासूस हमें क्या बताते हैं महाराज? उनके नाइट कैप्टन ने पूछा जब उन्होंने आंखें बंद करके इस पर सोचने के लिए एक पल लिया। लगता है हम खतरे से बाहर है, युद्ध खत्म हो गया है। क्या? कैप्टन अपना आश्चर्य छिपा नहीं सका और उसके पीछे पेगासस नाइट्स पहले से ही आपस में फुसफुसा रहे थे। रुको, मैं अभी इस पर पूरी तरह से विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूं। राजा की बात सुनकर नाइट्स चुप हो गए और सीधे खड़े हो गए।
उनकी खुफिया टीम ने बताया कि एक मैजिक बॉन्ड ने उनके निगरानी नेटवर्क का पता लगा लिया था। ये बात पचाना मुश्किल था कि इतनी छुपने की कला में माहिर टीम का पता चल गया, लेकिन वे ज़ाहिरी तौर पर अपने पीछा करने वालों से बच निकले थे। हालांकि जासूसों के लीडर ने किसी भी आगे बढ़ने को बहुत खतरनाक मानते हुए हर लेवल के इक्विपमेंट तक पहुंच के लिए अनुरोध भेजा था, जो उनके काम में बढ़े हुए खतरे को दर्शाता था। वे सही थे। गैज़ल को और डिटेल्स चाहिए थी। युद्ध के बाद की अराजकता खत्म होने के बाद एक और जांच की जाएगी। मुझे बाद में और आदेश मिलेंगे। अभी के लिए मैं चाहता हूं कि पेगासस नाइट्स तैयार रहें और लड़ाई के लिए तैयार रहें। बाकी सेनाओं के लिए मैं अलर्ट लेवल को कम करके बढ़ी हुई युद्ध की तैयारी की स्थिति में कर दूंगा। हमें हर आपात स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। हाँ मेरे प्रभु। ये खबर कि जंगल में सब शांत था अच्छी थी, लेकिन अब राहत की सांस लेने का समय नहीं था। इसलिए राजा गैज़ल ने अपनी गुप्त टीम का अनुरोध स्वीकार करने और उन्हें इलाके की ज्यादा डिटेल में जांच करने के लिए शामिल करने का फैसला किया। 3 महीने बीत गए। राज्य के नेता राजा के स्वागत कक्ष में थे, उनसे खबर का इंतजार कर रहे थे। जो कुछ भी वे कहना चाहते थे, पिछले कई दिनों की बहस और चर्चाओं का आखिरी नतीजा होता, जो बिना किसी ब्रेक के, यहाँ तक कि सोने के लिए भी बिना रुके की गई थी। फिलहाल कम से कम जंगल में राक्षसों की अचानक बाढ़ से हुए नुकसान हैरानी से बहुत कम थे। इसकी सीमाओं के आसपास सब कुछ स्थिर था, जिसे कोई अंदाजा नहीं लग रहा था कि कोई युद्ध भी हुआ था। शायद वेल्डोरा के दिनों की तुलना में कुछ ज्यादा राक्षस थे, लेकिन उतने नहीं जितने जूरा के लिए एक व्यस्त साल में होते हैं। ड्वॉगन को इससे कम से कम 2 गुने नुकसान की उम्मीद थी। उन सबका मानना था कि स्लाइम का इससे गहरा संबंध था, जैसा कि विशाल ऑर्क की सेना का था, जिसने राज किया और फिर गायब हो गई, और रहस्यमयी मूल के उच्च स्तरीय जादू से पैदा हुए जीवों की मौजूदगी, जो इतने शक्तिशाली और सतर्क थे कि उन्हें एहसास हो गया था कि राज्य उन पर नजर रख रहा है। और अब रिपोर्टों के अनुसार 2 लाख की ये भीड़ जंगल में शांति से फैल रही है, और वे हाई ऑर्क में विकसित हो गए हैं। एक ऐसी स्थिति जो राजा गैज़ल की समझ से बिल्कुल बाहर थी। ये शहर जिसे स्लाइम बना रहा था, उसमें ज्यादातर हॉब गॉब्लिन पॉपुलेशन थी, जो सभी रेगुलर गॉब्लिन से पैदा हुए थे। और गैज़ल जानता था कि जेली की इस रहस्यमयी गेंद का इस अचानक विकास में जरूर हाथ था। मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसने रिपोर्ट को दोबारा पढ़ते हुए सोचा। स्पेशल ए एक बात है, लेकिन इसे जल्द ही एस के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में ड्वॉगन के मूल पर एक और खतरा। राजा के तौर पर वो यहाँ बैठकर चीजों के होने का इंतजार नहीं कर सकता था। खतरे के स्तर को उनसे होने वाले नुकसान के स्तर पर आधारित किया गया था, जैसा कि नीचे दिया गया है। स्पेशल एस, इसे दहाशत स्तर के रूप में भी जाना जाता है। इसे कुछ दानव प्रभुओं, साथ ही ड्रैगन और उनके रिश्तेदारों पर लागू किया जा सकता है, और ये उस तरह का खतरा दर्शाता है जिसे कोई भी एक राष्ट्र संभाल नहीं सकता। मानव जाति को जीवित रहने का मौका देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी। इसे डिजास्टर लेवल के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर डेमन लॉर्ड्स पर लागू होता है। छोटे देशों के पास ऐसे खतरे के सामने कोई मौका नहीं होगा, और एक बड़े देश को इससे निपटने के लिए अपने सभी संसाधन खर्च करने पड़ेंगे। स्पेशल ए, एक ऐसा खतरा जो किसी देश की सरकार को गिरा सकता है, जो हाई लेवल मैजिक बॉन्ड और डीमंस की चालों से पैदा होता है। एच, हैजर्ड लेवल के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा खतरा जो संभावित रूप से किसी एक शहर या क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है। ये सिर्फ सामान्य गाइडलाइन थी, बेशक, लेकिन इन्हें किसी दिए गए मॉन्स्टर की ताकत का जल्दी से पता लगाने के लिए एक आसान तरीके के रूप में व्यापक रूप से अपनाया गया था, और गज़ेल की गुप्त टीम ने पहले ही इस ग्रुप को स्पेशल ए रेटिंग दे दी थी। एक अकेला ऑक लॉर्ड एक आसान ए था, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था जिसे पेगासस नाइट्स की टीम संभाल ना सके। लेकिन अगर बख्तरबंद उन्मादी ऑर्क्स की एक विशाल भीड़ किसी शहर में घुस जाती, तो जान माल का नुकसान अकल्पनीय होता। एक छोटा राज्य पूरी तरह से निगल लिया जाता। ये कहना मुश्किल था कि संभावित खतरा कब या किस समय ड्वॉगन की ओर ध्यान देगा। ये ऐसी समस्या नहीं थी जिसे सिर्फ अच्छी किस्मत की उम्मीद करके हल किया जा सके। इसी हिसाब से स्पेशल ए राजा को सही लगा। लेकिन एक तरह से ये मुद्दा ही नहीं था। असली चिंता वो व्यक्ति या उपस्थिति थी जिसने ऐसे भारी खतरे को रोका था।
जिसके पास कई शक्तिशाली मैजिक बॉन्ड उसकी बात मानने वाले थे, ऐसे जीव जो राजा के ए लेवल जासूसों और उनके छिपाने के जादू को देख सकते थे और अपने सभी लोगों पर कुछ रहस्यमय विकास प्रक्रिया लागू कर सकते थे। राजा के कमरे में इकट्ठा हुए कर्मचारियों का निष्कर्ष ये था कि इस उपस्थिति की असली प्रकृति का पता लगाना जरूरी है, और जल्दी। अगर हम इसे संभालने में कोई गलती करते हैं तो ये राज्य का अंत हो सकता है। इस प्रकार उसने निष्कर्ष निकाला कि उसे मामलों को अपनी आंखों से देखना होगा। कमरा खामोशी में डूबा हुआ था। अंदर मौजूद सभी लोग घबराकर निगल रहे थे, राजा के भाषण का इंतजार कर रहे थे। गज़ेल ने एक पल के लिए उनके भावुक चेहरों को देखा, फिर गंभीरता से शुरू किया। मुझे लगता है कि मुझे उनके नेता से मिलना चाहिए। इस घोषणा से कमरे में मौजूद दूसरे लोग साफ तौर पर हिल गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। राजा का फैसला आखिरी था और वे जानते थे कि इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसके बजाय उनमें से 4 लोगों ने जवाब दिया, तो मुझे भी आपके साथ आने की इजाज़त दे मेरे मालिक। और मैं भी, मैं आपको ये बोझ अकेले उठाने नहीं दे सकता। ही शायद कभी-कभी थोड़ा घूमना अच्छा रहेगा, हाँ? तो ऐसे में पेगासस नाइट्स को आपकी सुरक्षा की गारंटी देने दे। वे क्रम से थे हेनरिएटा, एक बहादुर नाइट हत्यारा, और गज़ेल की गुप्त टीम की लीडर वॉन, एडमायरल पैलेडिन और देश का टॉप मिलिट्री ऑफिसर जेन, आंख विजर्ड और एक चालाक बूढ़ी औरत, और डॉल्फ, पेगासस नाइट्स का कैप्टन और एक ऑफिसर जो सीधे राजा को रिपोर्ट करता था। साथ मिलकर वे ड्वॉगन की सबसे मजबूत मिलिट्री फोर्स का नेतृत्व करते थे, और ये पहली बार होगा कि गज़ेल के हीरोइक किंग बनने के बाद ये चारों एक साथ राज्य से बाहर जाएंगे। बहुत अच्छा, तो मुझे इसे पूरा करने दे पर्सनली। अपने राजा के शब्दों पर कमरे में मौजूद हर कोई हरकत में आ गया। इस पर पेंडुलम किस तरफ झुकेगा? गज़ेल बेवजह दुश्मन बनाने से बचना चाहता था, लेकिन अगर उसके मन में उनके इरादे बुरे थे तो ये एक जहरीली घास थी जिसे जल्द से जल्द उखाड़ फेंकना जरूरी था। उसके ऐसे ही विचार थे, और किसी भी तरह इस बुराई की संभावित जड़ को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। अपना फैसला लेने के बाद राजा ने कार्रवाई शुरू की। मुझे कहना होगा, ये शहर सच में बहुत अच्छा लगने लगा था। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा। शहर की प्लानिंग शुरू से करने की वजह से सभी इमारतें बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बनाई गई थीं। ये देखकर अच्छा लगा कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। हालांकि मैंने असल में बस लोगों को अपना काम करने के लिए चिल्लाया था। घर इतनी व्यवस्थित पंक्तियों में थे, जैसे चेकर बोर्ड पर मोहरें, कि अगर आप रास्ता भटक गए तो चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो सकती थीं, लेकिन मुझे लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी मुख्य चिंताएं टॉयलेट, पानी की आपूर्ति, कीड़ों से बचाव और नहाने के सामान जैसी चीज़ें थीं। मुझे पता था कि जापान में स्टैंडर्ड्स कैसे थे, और मेरे पास यहाँ अपनी उम्मीदें कम करने का कोई कारण नहीं था। मुझे पता था कि मैं इस दुनिया में किस तरह की सभ्यता के साथ काम कर रहा हूं, और मुझे उनके स्टैंडर्ड्स को नज़रअंदाज करने का पूरा हक था। इसलिए मैंने शुरू से ही चीज़ों को वैसे ही प्लान किया जैसे मैं चाहता था। ये लगभग वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था कि पानी और सीवर का काम पूरा होने के बाद चीज़ें होंगी, लेकिन सच में ये मेरे प्लान से भी ज़्यादा परफेक्ट था। उदाहरण के लिए सिर्फ टॉयलेट ही देख लो। पहले मैंने लकड़ी का एक टॉयलेट स्टॉल बनवाया था जो बिल्कुल भी काम नहीं आया, इसलिए मैंने उसे बदलवा दिया। लकड़ी का टॉयलेट एशिया में दिखने वाले स्क्वाट टॉयलेट से अलग सफाई को एक बुरा सपना बना देता था। अगर उन पर गंदगी लग जाए तो आप उस बदबू को कभी नहीं हटा सकते। मेरा यकीन करो, अगर सफाई थोड़ी भी नज़रअंदाज की जाए तो वे सड़ने लगते थे। बेशक बाथरूम में सफाई को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह से सिर्फ लकड़ी का उपयोग करना स्वीकार्य होने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा टिकाऊपन की समस्याएं थीं। स्टील या मेटल को तो मना ही कर दिया गया था। हमारे पास उसके लिए बहुत कम संसाधन थे और उन्हें ऐसी लग्जरी चीज़ों पर खर्च करना गलत माना जाता। तो मैंने अपनी यादों में याद किए गए पोर्सिलिन जैसी किसी चीज़ से बना टॉयलेट बनाने का फैसला किया। पुराने अच्छे थॉट कम्युनिकेशन में इसमें बहुत मदद की। मैं इसे अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति पर लगा सकता था, जिससे अपनी बात समझाना बच्चों का खेल बन गया। जो कॉन्सेप्ट शब्दों या तस्वीरों से समझाना बहुत मुश्किल थे, उन्हें मेरे दिमाग में इमेजिन किया जा सकता था और बिना किसी गड़बड़ी के ट्रांसमिट किया जा सकता था। बाकी काम मैंने अपने ड्वार्फ कैरिगरों पर छोड़ दिया।
इस दुनिया में पोर्सिलेन मौजूद था और रोजमर्रा की कई जरूरत की चीजें भी उससे बनती थीं, इसलिए सीट बनाना मुश्किल नहीं था। हमें बस लोकल इलाके से सही तरह की मिट्टी चुननी थी, फिर उसे मेरे बनाए फर्नेस में उच्च तापमान पर पकाना था। ये उनके लिए ट्रायल एंड एरर प्रोसेस था, लेकिन एक बार जब उन्हें सही फॉर्मूला मिल गया तो बाकी काम आसान हो गया। पलक झपकते ही उन्होंने ठीक उसी तरह के सिट डाउन टॉयलेट बना दिए जो मुझे पृथ्वी से याद थे। इसे हमने पहले से बनाई हुई लकड़ी की सीटों के साथ मिला दिया और हम तैयार थे। तो इसके साथ अब हर घर में एक काम करने वाला टॉयलेट और ड्रेनेज सिस्टम था। मुझे ये देखकर हमेशा हैरानी होती थी कि ये ड्वार्फ कितने हुनरमंद थे, लेकिन ये तो सिर्फ पहली सरप्राइज थी। उदाहरण के लिए बहता हुआ पानी। मैंने उनके दिमाग में एक नॉब घुमाकर नल से पानी निकालने की इमेज डाली थी, लेकिन मुझे लगभग उम्मीद ही नहीं थी कि वे इसे लागू कर पाएंगे। वे ऐसे डिवाइस के बारे में बात करते थे जो हवा से पानी इकट्ठा करने के लिए बहुत रिफाइंड मैजिक पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे महंगे और भारी दोनों थे। ऐसे पत्थर खरीदना तो सिर्फ बहुत अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। वैसे ड्वार्फिन लोगों ने भी कभी फ्लश टॉयलेट को काम करते हुए नहीं देखा था। मैजिकल पत्थरों और दूसरे हाई एंड इक्विपमेंट का इस्तेमाल ऐसी चीज के लिए करना उन्हें शायद बेवकूफ़ी भरा लगा होगा। ड्वार्फिन के आसपास आउटहाउस स्टाइल टॉयलेट आम थे और इस दुनिया के कल्चरल स्टैंडर्ड के हिसाब से उसे भी बाथरूम टेक्नोलॉजी का शिखर माना जाता था। फिर भी बहते पानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कॉन्सेप्ट उनके लिए काफी साफ था, भले ही उसे मेरे जैसे विदेशी की नज़रों से समझाया गया हो। तो उन्होंने मुझे बताए बिना ही इस पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने कभी बजट अप्रूवल के लिए नहीं पूछा, इसलिए मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। सोचकर देखें, शुरू से एक नया पानी और सीवर सिस्टम बनाने में बहुत सारा पैसा लगता। हम बस चुटकी बजाकर इसे नहीं लगा सकते थे क्योंकि ये उपयोगी लगता था या कुछ और। मैं धीरे धीरे लागू होने की उम्मीद कर रहा था, शायद कई दशकों में, लेकिन मेरा कॉमन सेंस इस शहर पर लागू नहीं होता था। आखिर हमने खाली जमीन से शुरुआत की थी और मैं लीडर था। मैं इस शहर को जैसे चाहूं वैसे डेवलप कर सकता था। हमने पानी के सिस्टम का डिजाइन बना लिया था। बॉनो के ज्ञान को एक साथ मिलाकर पाइप वगैरह लगाना उसके बाद बहुत आसान था, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं था। मेरी दुनिया की तरह कंटिन्यूअस पानी का प्रेशर देना एक ज्यादा मुश्किल काम था, इसलिए हमने इसके बजाय ग्रेविटी का फायदा उठाया। जैसे ऊंची इमारतों पर आप छत पर पानी की टंकियां देखते हैं। हमारे पास प्रेशराइज्ड पंप नहीं थे, इसलिए इन छत वाली टंकियों को मैन्युअली पानी से भरना पड़ता था। शुक्र है ये एक मॉन्स्टर के लिए ज्यादा बड़ी समस्या नहीं थी। अगर आपके पास मेरे जैसा पेट था या कुछ दूसरों की तरह स्पेशल स्टोरेज थी तो ट्रांसपोर्ट कभी भी कोई समस्या नहीं होने वाली थी। फिर भी ये नए नए स्ट्रक्चर सिर्फ शहर के बीच में बनी इमारतों तक ही सीमित थे। आम घर वाले मॉन्स्टर परिवार को पानी के लिए कुएं तक जाना पड़ता था। हालांकि हर घर के टॉयलेट और पानी से चलने वाली सुविधाओं के पास छोटे साइज के टैंक लगे थे। उन्हें भर लो और आपका काम हो जाता था। हर घर में टैंकों को साफ करने के लिए हफ्ते में एक बार किसी स्पेशलिस्ट को आना पड़ता था, लेकिन कुल मिलाकर चीज़ें वैसे ही काम कर रही थी जैसा मैंने सोचा था। मुझे काइजन और मिल्डो की तारीफ करनी पड़ेगी। पहले तो मुझे लगा कि वे सिर्फ हथौड़ा चलाने वाले बेवकूफ़ हैं। लगता है जब तक आप पूछते नहीं तब तक आपको पता नहीं चलता। मैंने एक बार सोचा था कि हमारा पानी का सिस्टम लंबे समय तक सिरदर्द बना रहेगा, लेकिन इसे रिकॉर्ड समय में ठीक कर दिया गया। उसके बाद हमें मॉन्स्टर्स को पानी के आसपास की जगहों को साफ रखने, साथ ही हाथ धोने और गरारे करने की आदत डालनी थी। मुझे नहीं पता था कि कीटाणु मॉन्स्टर्स पर ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं या नहीं। हो सकता है कि मैं इसमें अपना समय बर्बाद कर रहा था, लेकिन ये सिर्फ एहतियात के तौर पर था। काइजन ने मुझे बताया कि ज्यादातर एडवेंचरर्स को या तो जल्दी ही किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती थी जिसे क्लीन वॉश स्किल आती हो, जो उन्हें अपने आसपास की चीज़ों या लोगों को साफ करने की इजाज़त देती थी, या वे इसे खुद सीख लेते थे। उनके बीच सफाई सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, इस हद तक कि इसमें नाकाम होने पर किसी मिशन पर जाना नामुमकिन हो जाता था। मुझे लगता है कि लंबी यात्राओं का मतलब है कभी-कभी गंदगी का सामना करना, और यहाँ वे इससे जादू से निपटते थे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसका प्लासेबो इफेक्ट से ज्यादा कोई असर होता होगा। यहाँ तक कि गॉब्लिन भी क्लीन वॉश के बारे में जानते थे, इसलिए मुझे लगा कि ये मान लेना सुरक्षित होगा कि मॉन्स्टर्स को यहाँ बीमारियां लग सकती हैं। तो बस यही बात है, हमने फ्लश टॉयलेट के अपने सपने पूरे कर लिए थे, और जब तक आपके घर का रिजर्व टैंक भरा रहता था, आप एक नॉब घुमाकर नल से पानी ले सकते थे। हम सच में संस्कृति का शहर थे, भले ही ये बाकी दुनिया के साथ कितना भी बेमेल क्यों न हो।
अगली समस्या कीड़ों की थी। हम एक जंगल में थे और वहाँ बहुत सारे कीड़े थे। उन्हें ठीक करने की ज़रूरत थी, नहीं तो सिर्फ उनके काटने से ही बहुत ज़्यादा दर्द होता। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन हॉबगॉब्लिन काफ़ी परेशान लग रहे थे। एक बड़ी चिंता कीड़े थे जो बीमारी फैलाने वाले हो सकते थे। हम कितने भी हाइजीनिक क्यों ना हो, अगर कोई रहस्यमयी वायरस सचमुच हमारे बीच घूम रहा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चीज़ों को साफ रखने से कीड़े मकोड़े दूर रहते थे, लेकिन जंगल से आने वाले हमारे पंखों वाले मेहमानों के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। तो हमारे सामने एक समस्या थी और इसके लिए मेरा पहला आइडिया खिड़कियों पर जाली लगाने का था। इस शहर के घर जापानी स्टाइल के लकड़ी के बने थे जो नेचुरल मटेरियल से बने थे, और हमें कीड़ों को गैप से अंदर आने से रोकने का कोई तरीका चाहिए था। हमने जाली बनाने के लिए कुछ प्रोसेस्ड मकड़ी के रेशम का इस्तेमाल किया। इसका नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ कीड़े मकोड़े दूर रहे, बल्कि रेशम ने एक तरह का एंटी थेफ्ट सिस्टम भी दिया जो छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को पूरी तरह से दूर रखता था। एक अप्रत्याशित लेकिन अच्छा साइड इफेक्ट। खबर थी कि इंसानों द्वारा बनाए शहर कीड़ों को बाहर रखने के लिए जादुई बैरियर या ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल करते थे। हर शहर के लिए एक, हर घर के लिए एक बनाना आर्थिक रूप से मुमकिन नहीं था, और वैसे भी घर के मालिकों के पास उन्हें चालू रखने के लिए पैसे नहीं होते। इसी तरह शहर के हर घर में एंटी होम इन्वेजन सिस्टम होना इस दुनिया में काम करने का तरीका नहीं था। लेकिन ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिर में हमें नहाना था, जो सभ्यता का एक ज़रूरी हिस्सा था। शहर के बीच में हमारे अपने घर में एक नहाने का कमरा था, जिसमें दूर के ज्वालामुखी के गर्म पानी के झरने से पानी आता था, जिसे मैं कभी भी इस्तेमाल कर सकता था। सोई और मैंने ज़रूरी प्लम्बिंग लगाने के लिए शैडो मोशन का इस्तेमाल किया। शैडो मोशन जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करता था उसका ओरिजिनल टेम्परेचर मेंटेन रखता था, इसलिए मुझे हमेशा झरने से ताज़ा एकदम गर्म पानी मिलने की गारंटी थी। मैंने नहाने के कमरे का डिज़ाइन बोनो पर छोड़ दिया था और उन्होंने एक शानदार मार्बल का कमरा बनाया था। पूरी जगह में 10 या ज़्यादा लोग आ सकते थे, और सच में ये इससे ज़्यादा शानदार और आरामदायक नहीं हो सकता था। मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो यहाँ बड़े बॉस के तौर पर कड़ी मेहनत कर रहा था, ये काम संतोषजनक से कहीं ज़्यादा था। नहाने का कमरा पुरुष और महिला सेक्शन में बटा था, जिससे कोई भी दूसरे लोगों की चिंता किए बिना कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकता था। ये एक और फायदा था। कुछ मॉन्स्टर्स को शायद इस बारे में पता नहीं था, लेकिन ये उनकी गलती है कि उन्होंने थोड़ा दिमाग नहीं लगाया। तो बस यही बात है, हमने फ्लश टॉयलेट के अपने सपने पूरे कर लिए थे, और जब तक आपके घर का रिजर्व टैंक भरा रहता था, आप एक नॉब घुमाकर नल से पानी ले सकते थे। हम सच में संस्कृति का शहर थे, भले ही ये बाकी दुनिया के साथ कितना भी बेमेल क्यों न हो। अगली समस्या कीड़ों की थी। हम एक जंगल में थे और वहाँ बहुत सारे कीड़े थे। उन्हें ठीक करने की ज़रूरत थी, नहीं तो सिर्फ उनके काटने से ही बहुत ज़्यादा दर्द होता। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन हॉबगॉब्लिन काफ़ी परेशान लग रहे थे। एक बड़ी चिंता कीड़े थे जो बीमारी फैलाने वाले हो सकते थे। हम कितने भी हाइजीनिक क्यों ना हो, अगर कोई रहस्यमयी वायरस सचमुच हमारे बीच घूम रहा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चीज़ों को साफ रखने से कीड़े मकोड़े दूर रहते थे, लेकिन जंगल से आने वाले हमारे पंखों वाले मेहमानों के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। तो हमारे सामने एक समस्या थी, और इसके लिए मेरा पहला आइडिया खिड़कियों पर जाली लगाने का था। इस शहर के घर जापानी स्टाइल के लकड़ी के बने थे जो नेचुरल मटेरियल से बने थे, और हमें कीड़ों को गैप से अंदर आने से रोकने का कोई तरीका चाहिए था। हमने जाली बनाने के लिए कुछ प्रोसेस्ड मकड़ी के रेशम का इस्तेमाल किया। इसका नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ कीड़े मकोड़े दूर रहे, बल्कि रेशम ने एक तरह का एंटी थेफ्ट सिस्टम भी दिया जो छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को पूरी तरह से दूर रखता था। एक अप्रत्याशित लेकिन अच्छा साइड इफेक्ट। खबर थी कि इंसानों द्वारा बनाए शहर कीड़ों को बाहर रखने के लिए जादुई बैरियर या ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल करते थे। हर शहर के लिए एक, हर घर के लिए एक बनाना आर्थिक रूप से मुमकिन नहीं था, और वैसे भी घर के मालिकों के पास उन्हें चालू रखने के लिए पैसे नहीं होते। इसी तरह शहर के हर घर में एंटी होम इन्वेजन सिस्टम होना इस दुनिया में काम करने का तरीका नहीं था। लेकिन ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिर में हमें नहाना था, जो सभ्यता का एक ज़रूरी हिस्सा था। शहर के बीच में हमारे अपने घर में एक नहाने का कमरा था, जिसमें दूर के ज्वालामुखी के गर्म पानी के झरने से पानी आता था, जिसे मैं कभी भी इस्तेमाल कर सकता था। सोई और मैंने ज़रूरी प्लम्बिंग लगाने के लिए शैडो मोशन का इस्तेमाल किया। शैडो मोशन जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करता था उसका ओरिजिनल टेम्परेचर मेंटेन रखता था, इसलिए मुझे हमेशा झरने से ताज़ा एकदम गर्म पानी मिलने की गारंटी थी।
मैंने नहाने की कमरे का डिज़ाइन बोनो पर छोड़ दिया था और उन्होंने एक शानदार मार्बल का कमरा बनाया था। पूरी जगह में 10 या ज़्यादा लोग आ सकते थे और सच में ये इससे ज़्यादा शानदार और आरामदायक नहीं हो सकता था। मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो यहाँ बड़े बॉस के तौर पर कड़ी मेहनत कर रहा था, ये काम संतोषजनक से कहीं ज़्यादा था। नहाने का कमरा पुरुष और महिला सेक्शन में बटा था, जिससे कोई भी दूसरे लोगों की चिंता किए बिना कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकता था। ये एक और फायदा था। कुछ मॉन्स्टर्स को शायद इस बारे में पता नहीं था, लेकिन ये उनकी गलती है कि उन्होंने थोड़ा दिमाग नहीं लगाया। तो बस यही बात है, हमने फ्लश टॉयलेट के अपने सपने पूरे कर लिए थे और जब तक आपके घर का रिजर्व टैंक भरा रहता था, आप एक नॉब घुमाकर नल से पानी ले सकते थे। हम सच में संस्कृति का शहर थे, भले ही ये बाकी दुनिया के साथ कितना भी बेमेल क्यों न हो। अगली समस्या कीड़ों की थी। हम एक जंगल में थे और वहाँ बहुत सारे कीड़े थे। उन्हें ठीक करने की ज़रूरत थी, नहीं तो सिर्फ उनके काटने से ही बहुत ज़्यादा दर्द होता। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन हॉबगॉब्लिन काफ़ी परेशान लग रहे थे। एक बड़ी चिंता कीड़े थे जो बीमारी फैलाने वाले हो सकते थे। हम कितने भी हाइजीनिक क्यों न हो, अगर कोई रहस्यमयी वायरस सचमुच हमारे बीच घूम रहा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चीज़ों को साफ रखने से कीड़े मकोड़े दूर रहते थे, लेकिन जंगल से आने वाले हमारे पंखों वाले मेहमानों के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। तो हमारे सामने एक समस्या थी और इसके लिए मेरा पहला आइडिया खिड़कियों पर जाली लगाने का था। इस शहर के घर जापानी स्टाइल के लकड़ी के बने थे, जो नेचुरल मटेरियल से बने थे, और हमें कीड़ों को गैप से अंदर आने से रोकने का कोई तरीका चाहिए था। हमने जाली बनाने के लिए कुछ प्रोसेस्ड मकड़ी के रेशम का इस्तेमाल किया। इसका नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ कीड़े मकोड़े दूर रहे, बल्कि रेशम ने एक तरह का एंटी थेफ्ट सिस्टम भी दिया, जो छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को पूरी तरह से दूर रखता था। एक अप्रत्याशित लेकिन अच्छा साइड इफेक्ट। खबर की कि इंसानों द्वारा बनाए शहर कीड़ों को बाहर रखने के लिए जादुई बैरियर या ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल करते थे। हर शहर के लिए एक, हर घर के लिए एक बनाना आर्थिक रूप से मुमकिन नहीं था, और वैसे भी घर के मालिकों के पास उन्हें चालू रखने के लिए पैसे नहीं होते। इसी तरह शहर के हर घर में एंटी होम इन्वेजन सिस्टम होना इस दुनिया में काम करने का तरीका नहीं था। लेकिन ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिर में हमें नहाना था, जो सभ्यता का एक जरूरी हिस्सा था। शहर के बीच में हमारे अपने घर में एक नहाने का कमरा था, जिसमें दूर के ज्वालामुखी के गर्म पानी के झरने से पानी आता था, जिसे मैं कभी भी इस्तेमाल कर सकता था। सोई और मैंने ज़रूरी प्लम्बिंग लगाने के लिए शैडो मोशन का इस्तेमाल किया। शैडो मोशन जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करता था, उसका ओरिजिनल टेम्परेचर मेंटेन रखता था, इसलिए मुझे हमेशा झरने से ताज़ा एकदम गर्म पानी मिलने की गारंटी थी। मैंने नहाने के कमरे का डिज़ाइन बोनो पर छोड़ दिया था और उन्होंने एक शानदार मार्बल का कमरा बनाया था। पूरी जगह में 10 या ज़्यादा लोग आ सकते थे और सच में ये इससे ज़्यादा शानदार और आरामदायक नहीं हो सकता था। मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो यहाँ बड़े बॉस के तौर पर कड़ी मेहनत कर रहा था, ये काम संतोषजनक से कहीं ज़्यादा था। नहाने का कमरा पुरुष और महिला सेक्शन में बटा था, जिससे कोई भी दूसरे लोगों की चिंता किए बिना कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकता था। ये एक और फायदा था। कुछ मॉन्स्टर्स को शायद इस बारे में पता नहीं था, लेकिन ये उनकी गलती है कि उन्होंने थोड़ा दिमाग नहीं लगाया। तो बस यही बात है, हमने फ्लश टॉयलेट के अपने सपने पूरे कर लिए थे और जब तक आपके घर का रिजर्व टैंक भरा रहता था, आप एक नॉब घुमाकर नल से पानी ले सकते थे। हम सच में संस्कृति का शहर थे, भले ही ये बाकी दुनिया के साथ कितना भी बेमेल क्यों न हो। अगली समस्या कीड़ों की थी। हम एक जंगल में थे और वहाँ बहुत सारे कीड़े थे। उन्हें ठीक इसे इस तरह से मॉडिफाई किया गया था कि जब भी आप चाहें गर्म पानी से नहा सके। टब पर सही टेम्परेचर एडजस्टमेंट की नक्काशी के साथ आपको बस उसमें पानी भरना था, थोड़ी देर के लिए जादू करना था और बस पानी एक अच्छे टेम्परेचर पर गर्म हो जाता। मज़े की बात यह है कि इस बात से सबसे ज़्यादा हैरान खुद बनाने वाला ही था। वाह, क्या ये सच है? मुझे पता है कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस छोटे से तरीके से ही काम हो गया। मेरा मतलब है, इस तरह के इक्विपमेंट हर घर में लगे हों। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कोई दूसरा शहर मिलेगा बॉस। लेकिन साफ तौर पर इस आविष्कार ने डोल्ट की क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया था। वो उत्सुक था कि वो और क्या रिसर्च कर सकता है और इस तरह हम एक ऐसा माहौल बना सकते थे जो मैजिक्यूल्स की अनलिमिटेड सप्लाई का इस्तेमाल करके ये पक्का करे कि हमारा फ्यूल कभी ख़त्म ना हो। ऐसा सिर्फ एक मॉन्स्टर शहर ही कर सकता था और जल्द ही हमारे पास बिना मैजिक स्टोन वाले मैजी टूल्स की एक लंबी लिस्ट तैयार होगी। मुझे यकीन है कि वो जल्दी हमारे लिए बहुत सी दूसरी काम की चीज़ें बनाएगा। तो बेसिकली मेरी
सबसे बड़ी सारी परेशानियां पहले ही दूर हो चुकी थीं। सभी के लिए हमारे घर पूरे हो चुके थे और इसका मतलब था कि अब हमें निवासियों की अपनी समस्याओं पर ध्यान देना था। इवोल्यूशन से पहले की तुलना में मॉन्स्टर्स के बच्चे पैदा करने की दर इंसानी परिवारों जितनी ही कम हो गई थी। पहले एक बार में 5 से 10 बच्चे होने की उम्मीद होती थी, लेकिन अब सिर्फ 1 या 2 होते थे। ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं थी। वे जन्म से ही हाई लेवल के हॉबगॉब्लिन थे, जिससे ये साबित हुआ कि ये सच में इवॉल्व जीव थे जिन्हें मैंने बनाया था। लेकिन इसका मतलब था कि मुझे जल्द ही एक फॉर्मल शादी का सिस्टम बनाना होगा। जब गॉब्लिन और ओक्स की बात आती थी तो बताया जाता था कि कबीले के मजबूत सदस्यों को अपनी पसंद का कोई भी पार्टनर चुनने का अधिकार था। ये एक ऐसा रिवाज था जिसका मकसद ये पक्का करना था कि उनके बच्चे जितना हो सके उतने मजबूत हों। लेकिन सवाल ये था कि क्या मुझे बहुविवाह की इजाज़त देनी चाहिए या क्या? ये उदाहरण के लिए उन विधवाओं के मामले में प्रैक्टिकल लग रहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि अल्फा मेल सारी महिलाओं को सिर्फ अपने लिए रखें। इससे हर तरह का असंतोष पैदा होगी। ओगर मेजेस ने मुझे बताया कि वे एक दूसरे के साथ बच्चे पैदा कर सकते हैं, हालांकि उन्होंने ऐसा ना करने का फैसला किया था। लेकिन अगर मान लो बेनीमारू या सोई ने हरम शुरू करने का फैसला किया, तो मुझे पक्का नहीं था कि ज्यादातर लड़कियां उन्हें मना करेंगी। हालांकि जैसा कि बेनीमारू ने कहा, आप जानते हैं सर रिमुरु, आप दुनिया में लगभग अकेले ऐसे प्राणी हैं जिन्हें अपने मैजिक्यूल्स खत्म होने की चिंता नहीं करनी पड़ती। एक मॉन्स्टर के मैजिक्यूल की गिनती इंसानों की जीवन शक्ति जैसी होती है, आप कह सकते हैं। कभी-कभी अपने किसी शिष्य को नाम देने से आपके मैजिक्यूल्स इतने कम हो जाते हैं कि आप कभी ठीक नहीं होते। आप किसी डेमन लॉर्ड क्लास के प्राणी को भी हर किसी को नाम देते हुए नहीं देखेंगे, है ना? और अगर हम बच्चे पैदा करने जैसी कोई चीज़ करते हैं मेरे मालिक, तो इससे हमारी ताकत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये सुनकर मुझे झटका लगा। अरे अरे अरे, मैंने तो यार लाखों नाम दिए हैं, अब मुझे ये मत बताओ। क्या आपको नहीं पता था सर रिमुरु? मुझे नफरत थी जब बेनीमारू मुझे ऐसी घिनौनी नज़र से देखता था। शायद मुझे अपने अच्छे नसीब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मेरे मैजिक्यूल्स अब तक फिर से भरते रहे हैं। आगे चलकर मुझे सच में सोचना पड़ेगा कि मैं किसे और कब नाम देता हूँ। मुझे लगा था कि समय के साथ जादुई शक्ति अपने आप ठीक हो जाती है। मुझे यकीन था कि ये ठीक है, लेकिन हाँ, अब ज़्यादा सावधान रहना होगा। खैर, जाहिर है मॉन्स्टर्स में बच्चे पैदा करने के 2 अलग-अलग तरीके थे। सामान्य तरीका, जिसमें आप बस मादा को प्रेग्नेंट करते हैं, और फिर इस बार सच में करते हैं वाला तरीका। पहले तरीके में बच्चे में माता पिता की कुछ क्षमताएं होती, हालांकि वो शुरुआत में काफ़ी कमज़ोर होता। इस तरीके में बहुत कम मैजिक्यूल्स खर्च होते थे, इसलिए एक नर जितना चाहे उतना कर सकता था। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी से उसके मैजिक्यूल खत्म होने का खतरा बना रहता था। वहीं दूसरा तरीका बच्चे को काफ़ी शक्तिशाली बनाता था और उसमें माता पिता के सभी स्किल्स होते थे। लेकिन सच में ऐसा करने से पिता की उम्र पर भी असर पड़ सकता था। बेनीमारू के शब्दों में, मैं सिंगल रहने में ठीक हूँ, इवॉल्व होने से मेरी जिंदगी में कुछ साल और जुड़ गए। वैसे भी मुझे कोई वंशज छोड़ने की परवाह नहीं है। कुछ से ज्यादा ये बताने के लिए काफी नहीं था। एक आम ओगर की जीवन प्रत्याशा लगभग 100 साल की होती थी। एक ओगर मेज के लिए ये 1000 साल से ज्यादा थी। सच में बच्चों की जरूरत नहीं थी। मैं समझ सकता था कि बेनीमारू इतना बेफिक्र क्यों था। बेनीमारू जैसे ओगर मेजेस के साथ कम से कम मुझे आबादी कंट्रोल के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हॉबगॉब्लिन में जो ज्यादा ताकतवर हैं, उनका क्या? मैंने उनसे पूछने का फैसला किया, और हालांकि वे इस बारे में उतने पक्के नहीं थे, लेकिन वे ज्यादातर माता पिता बनने के बारे में ओगर मेजेस के विचारों से सहमत थे। मॉन्स्टर इंसानों की तरह काम नहीं करते थे। एक बच्चा पैदा करो और वो तुम्हारी सारी मैजिक्यूल्स छीन लेगा, कभी कभी जितना तुम रिकवर कर सकते हो उससे भी ज्यादा। तो असल में कोई भी इतना बेवकूफ नहीं था कि बस बिना सोचे समझे मीटिंग करने लगे। बच्चे पैदा करने से रेगुलर गॉब्लिन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता था। अगर वे चाहते थे कि जनजाति अगली पीढ़ी तक जिंदा रहे तो उन्हें बहुत सारे बच्चे पैदा करने पड़ते थे। लेकिन हॉबगॉब्लिन के लिए इसमें बहुत ज्यादा मैजिक लगती थी। जैसा कि उन्होंने बताया, सीधे शब्दों में जिस पल आपने ये काम पूरा किया, आपको उसी समय पता चल जाता कि गर्भधारण काम किया या नहीं। थोड़ा ग्राफिक है, लेकिन ये सच था। अगर एक स्वस्थ प्रेगनेंसी होती तो पिता को अपनी ज्यादा से ज्यादा जादुई शक्ति का लगभग आधा हिस्सा खर्च करना पड़ता। ये समय के साथ फिर से भर जाता, लेकिन अगर आप इसे बार बार करते रहते
तो नहीं, इससे आपकी जादुई क्षमता को स्थायी नुकसान पहुंच सकता था। इसलिए मैं सोचता हूँ, भले ही आपके पास चुनने के लिए बहुत सारी लड़कियां हों, आप जाकर बच्चों का एक बड़ा झुंड पैदा नहीं कर सकते थे। असल में एक आदमी कई पत्नियां सिर्फ इसलिए रखता था ताकि वे उनकी रक्षा कर सके, परिवार बनाने के लिए नहीं। ये बात महिलाओं पर लागू नहीं होती थी वैसे। असल में जिस तरह से वे बताती थीं, वे जानबूझकर गर्भधारण से इनकार कर सकती थीं जब तक कि बीज की जबरदस्त ताकत उनके शरीर पर हावी न हो जाए। इसलिए अगर कोई अचाहित साथी नैतिक सीमाओं को पार करके ये काम करता तो भी बच्चा नहीं होता। सिर्फ उन्हीं पुरुषों को पिता बनने का अधिकार था जिन्हें महिलाएं योग्य समझती थीं, और ये बात दूसरे उच्च स्तरीय राक्षसों और जादू से पैदा हुए जीवों पर भी लागू होती थी। आप कह सकते हैं कि हैरानी की बात है, राक्षस जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा प्यार से संबंध बनाते हैं। उपजाति के आधे इंसान जो इंसानी जाति के साथ क्रॉस ब्रीडिंग करते थे, उनका परिणाम पर इतना ज्यादा असर नहीं होता था। वे इस मामले में इंसानों से ज्यादा अलग नहीं थे। मैं सोचता हूँ अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सा तरीका बेहतर था, तो मुझे इस पर टिप्पणी करने में मुश्किल होगी। इसलिए मैंने एक नियम बनाने का फैसला किया। वंशज छोड़ने के संबंध में बहुविवाह सिर्फ उन विधवा महिलाओं के साथ ही मान्य है जो बच्चे चाहती हैं। मैंने सोचा कि जो विधवाएं संतान नहीं चाहती, उन्हें राज्य से सब्सिडाइज देखभाल मिल सकती है। अगर इससे कोई समस्या आती है तो मैं इसे बाद में बदल सकता हूँ। जैसे शायद हर महीने की शुरुआत में एक तरह का समारोह हो जिसमें निवासी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर सके, और फिर हम उन जोनों को घर दें जो इससे बनते हैं। ये शुरू करने की एक अच्छी परंपरा होगी। अविवाहित महिला या पुरुष डॉम में रह सकते हैं, हालांकि उच्च पदों वालों को भी एक अलग घर का अधिकार हो सकता है। ये वे बातें थी जिनके बारे में मैं सोच रहा था जब मैंने कुछ अंतरंग राक्षस जोड़ों को अपने पास से गुजरते देखा। मैंने सोचा मैं बाद में चीजों को ठीक कर सकता हूँ। ये पक्का करना था कि सब खुश रहें। हमारे घर बन जाने के बाद मेरे शुरुआती लक्ष्य लगभग पूरे हो चुके थे। हमारे पास खाना, रहने की जगह और कपड़े थे। रहने की जगह के बारे में मैंने अभी बताया ही है। कपड़ों के लिए इस बीच गार्म और शूना के अंडर ट्रेनिंग ले रही गॉब्लिन लड़कियां बहुत तेजी से नए कपड़े बना रही थीं। इस बीच हमारी आबादी में हाल ही में हुई बढ़ोतरी के कारण खाने का इंतजाम थोड़ा मुश्किल हो गया था। सभी नए हाई ओक्स के कारण सबके लिए खाने का सामान जुटाना काफी मुश्किल था। किस्मत से अपनी बाहरी गश्त के दौरान रिगुर, हमारी सिक्योरिटी फोर्स का कैप्टन, हमारे लिए काफी ज्यादा शिकार पकड़ लाया था। उसने अपने कंट्रोल में यूनिट्स की संख्या बढ़ा दी थी और अब तक उसके पास लगभग 1000 शिकारी हर दिशा में सामान जुटा रहे थे। इस बीच सब्जियां वगैरह उगाना लेलेना के जिम्मे था और ये काम अच्छे से चल रहा था। शूना भी लिगुर की टीमों द्वारा लाए गए वाइल्ड घास वगैरह का मूल्यांकन कर रही थी और उनसे पौधे बना रही थी, जिससे और भी खाने की चीजें बन रही थी। इस बीच हमारी कंस्ट्रक्शन टीमों का अगला काम इलाके को डेवलप करना था।